Hello everyone, welcome back to CMA Junction. Today we are going to start with material cost under elements of cost. But before that, notes upload हो चुके हैं, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा, आप वहां से जाके परचेस कर सकते हैं. परचेस करने का प्रोसीजर क्या होगा वो मैं आपको एक बार समझा देती हूँ. तो देखो आपको क्या करना है ना, लिंक पे क्लिक करना है जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. जब आप उस लिंक पे क्लिक करोगे तो उसके बाद आपसे आपकी सारी डिटेल्स पूछी जाएंगी. आपका नेम, आपका ईमेल आईडी, आपका फ़ोन नंबर आपको यहाँ पे डालना है. देखो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, ईमेल आईडी ना आपका सही डालना इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसी में आपका फाइल आएगा, ठीक है, डाउनलोड करने के लिए. फिर उसके बाद आप नेक्स्ट पे क्लिक करके पेमेंट कर देंगे. पेमेंट करने के बाद आपके पास यहाँ पे एक नोट मिलेगा. इस नोट में यहाँ पे आपको पासवर्ड मिल जाएगा. विद द हेल्प ऑफ दिस पासवर्ड आप इस फाइल को ओपन कर सकते हैं. डाउनलोड में क्लिक करोगे तो आपकी फाइल ओपन हो जाएगी. अगर आप यहाँ से नहीं कर पाते हो, मतलब पेमेंट करने के बाद जो ओपन होता है पेज वहां से नहीं कर पाते हो, तो इन दैट केस आपको मेल आईडी पे भी फाइल आ जाएगी. तो टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है. मेल आईडी में भी एक नोट दिया हुआ है, यहाँ पे आपको पासवर्ड मिल जाएगा. और अगर आप डाउनलोड फाइल में क्लिक करते हो तो यहाँ से आपकी फाइल डाउनलोड भी हो जाएगी. ठीक है, आई होप चीजें समझ आई हो. एंड विद दैट लेट्स स्टार्ट टुडेज क्लास. एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट स्टार्ट करने से पहले इंट्रोडक्शन टू कॉस्ट अकाउंटिंग से रिलेटेड 2 टॉपिक्स बचे हुए हैं, उनको पहले कवर कर लेते हैं. सबसे पहले हमारे पास आता है रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर. ये एक ऐसा सेंटर है जिसके मैनेजर को हम रिस्पॉन्सिबल ठहरा सकते हैं यहाँ पे होने वाली सारी चीजों के लिए. ठीक है, नॉर्मली ऐसा ही होता है, हमारे जो भी डिपार्टमेंट्स होते हैं उनके जो मैनेजर होते हैं वही रिस्पॉन्सिबल होते हैं उस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के लिए, है ना. लेकिन यहाँ पे आपको अलग अलग टाइप्स ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर्स बताए गए. अब ये जो मैनेजर है ना, ये मैनेजर अपने लिए ऑब्जेक्टिव और गोल सेट करेगा कि भाई देखो मेरे को ये पर्टिकुलर चीज इस पर्टिकुलर मंथ में या ईयर में अचीव करनी है. जैसे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट वो सेट करेंगे अपना प्रोडक्शन टारगेट कि हम इस पर्टिकुलर मंथ में 1 लाख यूनिट्स प्रोड्यूस करने वाले हैं. ये जो आपका गोल होगा ना वो ऑर्गेनाइजेशन से अलाइन करना चाहिए. मतलब ऐसा नहीं कि हमारी डिमांड आ रही है 2 लाख यूनिट्स की और हम सिर्फ एम कर रहे हैं टू प्रोड्यूस 1 लाख यूनिट्स. इन दैट केस वी आर नॉट अलाइनिंग. वी हैव टू अलाइन आवर ऑब्जेक्टिव्स एंड गोल विद द होल ऑर्गेनाइजेशन. ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद ना हमारे पास 4 रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर्स आते हैं. सबसे पहला होता है कॉस्ट सेंटर. जैसे कि मैंने प्रोडक्शन सेंटर की बात की, प्रोडक्शन सेंटर ना एक टाइप का कॉस्ट सेंटर है. क्यों पता है? क्योंकि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ खर्चे होते हैं. यहाँ पे हमको प्रॉफिट अर्न करके यहाँ पे हमको इनकम नहीं होती है. प्रोडक्शन सेंटर का सिर्फ और सिर्फ एक ही काम है कि वो खर्चे करेगा और खर्चे करके प्रोडक्शन करेगा, है ना. इसीलिए यहाँ का मैनेजर किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? सिर्फ और सिर्फ खर्चों के लिए. एक होता है प्रॉफिट सेंटर. प्रॉफिट सेंटर मतलब एक ऐसा सेंटर जो कि प्रॉफिट के लिए रिस्पॉन्सिबल है. तो जो प्रॉफिट सेंटर है वो प्रॉफिट के लिए सिर्फ रिस्पॉन्सिबल नहीं हो सकता, क्योंकि प्रॉफिट बनता है सेल्स माइनस कॉस्ट से. तो उसको सेल्स के लिए और कॉस्ट के लिए दोनों के लिए रिस्पॉन्सिबल होना पड़ेगा. तो प्रॉफिट सेंटर का मैनेजर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉस्ट एज वेल एज रेवेन्यू. नेक्स्ट रेवेन्यू सेंटर हमारा आता है. रेवेन्यू सेंटर रिस्पॉन्सिबल होगा रेवेन्यू के लिए. रेवेन्यू क्या होता है? जो सेल्स हम कर रहे हैं उससे जो पैसे आ रहे हैं, दैट इज आवर रेवेन्यू. नेक्स्ट इन्वेस्टमेंट सेंटर किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा? सारे प्रॉफिट्स के लिए और रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट के लिए. देखो इन्वेस्टमेंट सेंटर का काम क्या होता है पता है? इनका काम होता है इन्वेस्टमेंट करना. जैसे हमने प्रॉफिट अर्न कर लिया, ऑर्गेनाइजेशन ने प्रॉफिट अर्न कर लिया, अब ये प्रॉफिट को क्या करेंगे? हम पैसे अपने बैंक में बचा के रखेंगे क्या? बिल्कुल नहीं. हम क्या करेंगे? उसको इन्वेस्ट करते जाएंगे. इन्वेस्ट करने के बाद इसमें रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट हमको मिलेगा. तो ये जो इन्वेस्टमेंट सेंटर है ये रिस्पॉन्सिबल है हमारे प्रॉफिट्स के लिए एज वेल एज रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट्स के लिए. ठीक है, आई होप क्लैरिटी आई हो आपको. मूविंग टूवर्ड्स कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड. कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट ऑफ इंडिया ने इशू किया है. इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट ऑफ इंडिया ने क्या किया पता है? इन्होंने बनाया एक कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड. इनका काम क्या था? इनका काम था स्टैंडर्ड्स बनाना ताकि यूनिफॉर्मिटी आ सके. देखो हमको पता है कि कॉस्ट अकाउंटिंग ऐसा है जिसके अंदर यूनिफॉर्मिटी इज लाइक डिफिकल्ट, क्योंकि सब अलग अलग प्रोसीजर फॉलो करते हैं, अपने हिसाब से फॉलो करते हैं, क्योंकि एक स्पेसिफिक चीज फॉलो करना स्ट्रिक्टली एप्लीकेबल नहीं है. इसीलिए इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया ने सोचा कि भाई ऐसे चलता रहा ना तो कुछ भी यूनिफॉर्मिटी पॉसिबल नहीं हो पाएगी. इसीलिए हम क्या करते हैं? हम बनाते हैं कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड. इनका काम होगा यूनिफॉर्मिटी लाना और कंसिस्टेंट गाइडलाइंस लाना कॉस्ट के मेजरमेंट के लिए और उनके असाइनमेंट के लिए, ताकि वो प्रोडक्ट और सर्विस में प्रॉपरली असाइन
असाइन कर सके कॉस्ट को, ठीक है। कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड ने क्या किया, इन्होंने 24 कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स इशू कर दिए, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स ला दिए और 11 गाइडेंस नोट ला दिए, ताकि यूनिफॉर्मिटी धीरे धीरे करके ऑर्गेनाइजेशन अप्लाई करना चालू करें, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आता है कॉस्ट का कंट्रोल और कॉस्ट का रिडक्शन। कॉस्ट का कंट्रोल मतलब क्या होता है पता है, कि हमने एक टारगेट सेट कर दिया कि हमको 100 रुपए का कॉस्ट लगना चाहिए, ये हमारा टारगेट है, लेकिन एक्चुअल में मेरे को खर्चा लग गया 140, तो मैं कोशिश करूंगी कि ये 140 वाला खर्चा ना कैसे भी करके 100 तक आ जाए, दैट इज कॉस्ट का कंट्रोल, ठीक है। कॉस्ट का रिडक्शन क्या होता है, मेरा 100 था स्टैंडर्ड, मैं 140 का कॉस्ट लेके आई, एक्चुअल में मैं कोशिश करूंगी कि इस कॉस्ट को जितना ज्यादा हो सके उतना नीचे लेके जा सकूं, मतलब स्टैंडर्ड से भी नीचे ले जा सकूं, दैट इज कॉस्ट रिडक्शन। कॉस्ट रिडक्शन स्टैंडर्ड्स के ऊपर ध्यान नहीं देता, वो बोलता है कि भाई हमारा काम है कंटिन्यूअसली कॉस्ट रिड्यूस करते रहना, हम एक बार स्टैंडर्ड पहुंच गए तो उसके बाद रुकेंगे नहीं, जैसा कॉस्ट कंट्रोल रुक जाता है हम उसके नीचे भी जाएंगे अगर पॉसिबल है तो, ठीक है। कॉस्ट कंट्रोल क्या है, देखो, रिप्रेजेंट एफर्ट्स मेड टुवर्ड अचीविंग टारगेट, जब टारगेट के ऊपर फोकस करते हैं तो कॉस्ट कंट्रोल पे जाते हैं, जब हम रिडक्शन ऑफ कॉस्ट के ऊपर फोकस करते हैं तो कॉस्ट रिडक्शन में जाते हैं। रिडक्शन टारगेट से नीचे भी हो सकता है। कॉस्ट कंट्रोल के अंदर हम टारगेट सेट करते हैं, उसको एक्चुअल से कंपेयर करते हैं, इन्वेस्टिगेट करते हैं कि वेरिएंसेस क्यों आए, और फिर रेमेडियल मेजर लेते हैं ताकि वो जो वेरिएंसेस आए थे 100 और 140 के बीच में वो वेरिएंस ना आए, ठीक है। कॉस्ट रिडक्शन में हम कंसर्न नहीं होते हमारी परफॉर्मेंस को मेंटेन करने के लिए स्टैंडर्ड तक, हम चाहते हैं कि हम उससे नीचे भी जाएं, तो स्टैंडर्ड ना कॉस्ट रिडक्शन के लिए हमारे लिए इतने वैल्यूएबल नहीं होते। नेक्स्ट, कॉस्ट कंट्रोल एज्यूम करता है एग्जिस्टेंस ऑफ स्टैंडर्ड और नॉर्म विच आर नॉट चैलेंज, हम उसके नीचे जाने की कोशिश नहीं करते कॉस्ट कंट्रोल में। 100 का टारगेट सेट किया तो बस वहीं तक जाने का काम कॉस्ट कंट्रोल का है। रिडक्शन जो है वो एज्यूम करता है एग्जिस्टेंस ऑफ कंसील्ड पोटेंशियल सेविंग। कॉस्ट रिडक्शन बोलता है कि भाई देखो हर जगह पॉसिबल है कि हम कॉस्ट को और रिड्यूस कर सके, तो मैं वो जो अपॉर्चुनिटी है उसको नहीं छोड़ूंगा, मेरे को जहां पे भी पॉसिबल हो रहा है कि मैं रिडक्शन लेके आ सकूं वो मैं कोशिश करूंगा, ठीक है। तो कॉस्ट रिडक्शन ने बोला कि भाई देखो हमारे जो स्टैंडर्ड्स होते हैं ना, ये 100 रुपए का स्टैंडर्ड सेट किया तुमने, इसमें भी कहीं ना कहीं छुपा होगा कि हम कॉस्ट को सेव कर सकते हैं, तो मैं कोशिश करूंगा कि इससे भी नीचे जा सकूं, ठीक है, विच आर कंसिस्टेंटली चैलेंज फॉर इंप्रूवमेंट। तो ये जो 100 रुपए है उसको हम कंसिस्टेंटली चैलेंज करते रहेंगे कि भाई कैसे इसको भी हम नीचे ले जा सकें। नेक्स्ट, कॉस्ट कंट्रोल एक प्रिवेंटिव फंक्शन है कि देखो इससे नीचे नहीं, मीन्स इससे ऊपर नहीं जाना। कॉस्ट रिडक्शन एक करेक्टिव फंक्शन है कि देखो हम इससे ऊपर नहीं जाना है वो तो ठीक है, हम इससे और नीचे भी जा सकते हैं, दैट इज करेक्टिव फंक्शन, ठीक है। हमारा जो कॉस्ट कंट्रोल है उसके अंदर डायनामिक अप्रोच नहीं है, वो ज्यादा अलग करने का कुछ नहीं सोचता, वो सोचता है भाई हमारे पास स्टैंडर्ड है ना, बस इतना ही अचीव कर लेते हैं। जैसे हमारे एग्जाम्स में हम अगर 40-50 मार्क्स लेके आ जाएं एक एक सब्जेक्ट में तो हमारे सारे सब्जेक्ट्स निकल जाएंगे, तो हम सोचते हैं क्यों इससे ज्यादा लेके आना है, 50 आराम से आ रहा है ना, बस क्यों ज्यादा मेहनत करके ज्यादा लेके आना, दैट इज कॉस्ट कंट्रोल, ठीक है। जब आप उससे भी ज्यादा मतलब 50 से भी ज्यादा लाने की कोशिश करते हो दैट इज कॉस्ट रिडक्शन, ठीक है। तो सेम वही चीज यहाँ पे भी फॉलो की जा रही है। यहाँ डायनेमिक अप्रोच होती है, नहीं होती, सॉरी, हमारी कॉस्ट कंट्रोल में डायनेमिक अप्रोच नहीं होती क्योंकि हम जैसा दिया हुआ है हम वैसा फॉलो करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कॉस्ट रिडक्शन में हम कंटिन्यूअसली कोशिश कर रहे हैं कि भाई और रिड्यूस हो जा, और रिड्यूस हो जा, और रिड्यूस हो जा, ठीक है। मूविंग टूवर्ड्स आवर नेक्स्ट टॉपिक दैट इज कॉस्ट एसरटेनमेंट, एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट। कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 ने बोला कि भाई देखो तुम नेचर के हिसाब से ना कॉस्ट को 3 तरीके से क्लासिफाई कर सकते हो, मटेरियल, लेबर एंड एक्सपेंसेस। इसके बाद तुम इसका सब क्लासिफिकेशन कर सकते हो बिटवीन डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। तो सारे के सारे खर्चे डायरेक्ट में और इनडायरेक्ट में डिवाइड हो जाते हैं। ये जो सारे डायरेक्ट खर्चे होते हैं ना, ये हमारे प्राइम कॉस्ट का पार्ट बनते हैं। कॉस्ट शीट के अंदर पढ़ा था ना हमने प्राइम कॉस्ट, उसके अंदर क्या था, सारे के सारे डायरेक्ट खर्चे। बचे हमारे पास सारे इनडायरेक्ट खर्चे जो हम प्राइम कॉस्ट के बाद शो करते हैं कॉस्ट शीट के अंदर, और इनको सबको हम बोलते हैं ओवरहेड्स, ठीक है। इस पर्टिकुलर चैप्टर में हम यही 4 टॉपिक्स कवर करने वाले हैं, मटेरियल का खर्चा, एम्प्लॉय का खर्चा, अदर एक्सपेंसेस और ओवरहेड्स, ठीक है। टुडे वी आर स्टार्टिंग विद मटेरियल कॉस्ट। मटेरियल कॉस्ट कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 6 में आपको डिफाइन किया गया। अब आते हैं इन डिटेल मटेरियल कॉस्ट को पढ़ने में, ठीक है। मटेरियल कॉस्ट एक्चुअल में खर्चा होता कौन सा है,
ये खर्चा होता है हमारे सारे के सारे रॉ मटेरियल का जो हमको प्रोडक्ट में लग रहा है। जैसे समझ लो ये कैलकुलेटर मैं बना रही हूँ तो इसमें कितना सारा रॉ मटेरियल लगा है। देखो मेरे को स्क्रीन लगी होगी, मेरे को प्लास्टिक लगा बहुत सारा, मेरे को बटन्स लगे, मेरे को इंक लगी, तो मेरे को बहुत सारी चीजें इसके अंदर डालनी पड़ी तब जाके एट लास्ट ये फिनिश गुड्स बना, है ना। तो बहुत सारा रॉ मटेरियल हमको लगता है जब हम प्रोडक्शन करते हैं। बट जब मैं सर्विसेज की बात करती हूँ ना तो रॉ मटेरियल की क्वांटिटी कम हो जाती है, पर यहाँ पे भी रिक्वायर्ड है। जैसे गैराज की सर्विसेज ले लो, गैराज वाला पर्सन सामने एक गाड़ी वाला आया, उसको सर्विसेज दे रहा है, उस गाड़ी में ऑयलिंग की जरूरत पड़ी, तो वो जो ऑयल है वो रॉ मटेरियल ही तो है यहाँ पे जो इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट में लग रहा है, और एट लास्ट सर्विसेज के फॉर्म में हम उसको चार्ज कर रहे हैं, ठीक है। तो देखो आपको प्रोडक्शन के लिए, आपको सर्विस के लिए दोनों जगह मटेरियल की रिक्वायरमेंट होती है, और ये मटेरियल की रिक्वायरमेंट फुलफिल करने के लिए हम मटेरियल का खर्चा करते हैं। मटेरियल का खर्चा कर रहे हो तो मटेरियल का खर्चों को कंट्रोल भी करना पड़ेगा, क्योंकि ये एक मेजर पार्ट ऑफ कॉस्ट बनता है हमारा, है ना। इस मटेरियल के कॉस्ट को इसीलिए हम पढ़ रहे हैं क्योंकि हमको यहाँ पे सीखना है कि कैसे इसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। मटेरियल के खर्चे में ना सिर्फ मटेरियल जो परचेस किया उसका खर्चा नहीं आता है, इसके साथ साथ जो हमारे पास इन्वेंट्री मेंटेन होती है ना बहुत सारी, उसका भी खर्चा आता है। इन्वेंट्री क्या होता है, जैसे मैंने पिछले साल कोई मटेरियल खरीदा, ठीक है, वो उसमें से कुछ बच गया तो मैं उसको फेंक दूंगी क्या कि इस साल नया खरीदेंगे, नया नया अच्छा लगता है, नहीं। हम क्या करेंगे, उस पुराने मटेरियल में से बचे हुए मटेरियल को इस पर्टिकुलर ईयर में यूज कर लेंगे। तो इस पर्टिकुलर ईयर के लिए वो पुराना बचा हुआ मटेरियल ओपनिंग मटेरियल कहलाएगा, ठीक है, ओपनिंग रॉ मटेरियल। नाउ मूविंग टूवर्ड्स, हमारे इस साल में भी तो कुछ बच सकता है ना, इस साल में बचा हुआ अगले साल हम इस्तेमाल करेंगे, तो इस साल में बचा हुआ इस पर्टिकुलर ईयर के लिए क्लोजिंग इन्वेंट्री कहलाता है, ठीक है। तो ये ओपनिंग इन्वेंट्री, ये क्लोजिंग इन्वेंट्री, इनको भी तो मेंटेन करना पड़ेगा। बिना मतलब का ये एक्सेस हो जाएंगे तो हमारा खर्चा इसमें बहुत ज्यादा लगेगा, तो हमको वो खर्चा भी मेंटेन करना जरूरी है। इसीलिए मटेरियल के कॉस्ट के साथ मटेरियल से रिलेटेड इन्वेंट्री का खर्चा वो भी मेंटेन करना है, तो उसको भी कंट्रोल करना है। इसीलिए हम मटेरियल का खर्चा एज वेल एज मटेरियल की इन्वेंट्री दोनों को यहाँ पे पढ़ेंगे, ठीक है। मटेरियल कॉस्ट को दो तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। अब ये क्लासिफिकेशन होता कैसे एक्चुअल में मैं कैसे पता करूं कि ये पर्टिकुलर खर्चा डायरेक्ट है और ये पर्टिकुलर खर्चा इनडायरेक्ट है। तो उसके लिए बताया गया कि भाई देखो, डायरेक्ट खर्चा किसी भी खर्चे को तभी बोला जाएगा जब उसके अंदर 3 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। ये तीनों की तीनों होना जरूरी है, एक है एक नहीं है नहीं चलेगा, हमको ये तीनों की तीनों कैरेक्टरिस्टिक्स चाहिए। सबसे पहला वो इजिली ट्रेसेबल है, जैसे फर्नीचर बनाने के लिए वुड लगा, वुड को मैं इजीली ट्रेस कर सकती हूँ कि भाई फर्नीचर में ये वुड तो लगा ही होगा, इतने पर्टिकुलर क्वांटिटी में लगा होगा, इतने पर्टिकुलर प्राइस का मैंने खरीदा होगा। ये सारी चीजें पता करना आसान है, किसके लिए, वुड के लिए, इसीलिए वो इजीली ट्रेसेबल है। मेजर प्रोडक्ट होना चाहिए, मेजर प्रोडक्ट मतलब हमारे जो खर्चा लग रहा है ना फिनिश प्रोडक्ट को बनाने के लिए, उस खर्चे का मेजर पार्ट आपका ये पर्टिकुलर मटेरियल होना चाहिए, तब उसको हम रॉ मटेरियल, डायरेक्ट मटेरियल की कैटेगरी में लेके आएंगे। तो हमारा जो वुड है वो फर्नीचर के लिए मेजर खर्चा होता है, इसीलिए उसको हम क्या कर रहे हैं, डायरेक्ट मटेरियल की कैटेगरी में लेके आ रहे हैं। प्लस वो आइडेंटिफिएबल है डायरेक्टली, कैसे, मैं देख के बता सकती हूँ भाई फर्नीचर बनाना है, ये पर्टिकुलर फर्नीचर है ना, वुड का बना है तो वुड तो लगा ही होगा, है ना। इन दैट केस ये क्या है, आइडेंटिफिएबल डायरेक्टली। हमने 3 कैटेगरीज बोली, 3 कैरेक्टरिस्टिक्स बोली। सबसे पहला इजिली ट्रेस होना चाहिए, मतलब हमारा उसका हमको पता चलना चाहिए कि ये पर्टिकुलर मटेरियल इसके अंदर इस्तेमाल हुआ है, कितने क्वांटिटी में इस्तेमाल हुआ है, कितने वैल्यू में इस्तेमाल हुआ है, वो सब मैं इजीली पता कर सकती हूँ, ठीक है। प्लस ये मेजर मटेरियल हमारा, मतलब कॉस्ट का सिग्निफिकेंट पोर्शन, फिनिश प्रोडक्ट को बनाने के कॉस्ट का सिग्निफिकेंट पोर्शन इस पर्टिकुलर मटेरियल में लगा होगा। नेक्स्ट, ये इजिली आइडेंटिफाइड है डायरेक्टली, मतलब आइडेंटिफाइड डायरेक्टली मतलब हम देख के बता सकते हैं कि भाई इसमें तो ये पर्टिकुलर मटेरियल लगा ही होगा। तो एज वुड फर्नीचर के लिए सारी कैरेक्टरिस्टिक्स को फुलफिल करता है, इसलिए ये डायरेक्ट मटेरियल कहलाता है। इनडायरेक्ट मटेरियल क्या होगा, जिसमें ये कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है, वो हमारा इनडायरेक्ट मटेरियल कहलाएगा। जैसे नेल्स, जो छोटे छोटे नेल्स होते हैं ना जो हमारे फर्नीचर में लग रहे हैं, वो उसको मैं ना इजिली ट्रेस नहीं कर सकती कि कितने क्वांटिटीज लगे होंगे। ऐसा हो सकता है कि कुछ वाले फर्नीचर में ज्यादा लगाओ, कुछ फर्नीचर में कम लगाओ, और इसको ट्रेस करने जाऊंगी ना तो पागल हो जाऊंगी, तो इजिली ट्रेसेबल नहीं है। नेक्स्ट, ये मेजर मटेरियल भी नहीं है, इसमें छोटा मोटा खर्चा होता है, ये मेजर पार्ट तो बनता नहीं है हमारे खर्चे का। प्लस ये डायरेक्टली आइडेंटिफिएबल भी नहीं है, कई बार हम बिना नेल्स के भी हम वुडन चीजें बना लेते हैं, है ना। इन दैट केस ये आइडेंटिफाई करना, nails identify करना in furniture is not possible and is not easily traced. It is not a major material, therefore it will be treated as indirect material. ठीक है, क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है, मटेरियल विच कैन बी आइडेंटिफाइड विद द गिवन प्रोडक्ट यूनिट ऑफ कॉस्ट सेंटर इज कॉल्ड इनडायरेक्ट मटेरियल। हट, दिस इज नॉट इनडायरेक्ट मटेरियल, दिस इज डायरेक्ट मटेरियल। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा हमारा फॉल्स। मूविंग टूवर्ड्स
नेक्स्ट दैट इज मटेरियल का कंट्रोल, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। मटेरियल का कंट्रोल मतलब हमको पता है कि हमारे जो खर्चे है ना, हमारा जो मेन प्रोडक्ट बन रहा है उसके अंदर सिग्निफिकेंट पोर्शन क्या है, मटेरियल है, इसीलिए मटेरियल को कंट्रोल करना जरूरी है। मटेरियल कंट्रोल मतलब क्या होता है, हमको जितनी क्वांटिटी ऑफ मटेरियल चाहिए वो हमको मिल जाए, हमारे पास प्रॉपर क्वालिटी पे हो, हमारे पास वो मटेरियल प्रॉपर टाइम जब जरूरत है तभी आ जाए, प्लस इसके साथ साथ हमने बिना मतलब के पैसे जो हैं वो ब्लॉक करके नहीं रखे हैं हमारे मटेरियल के लिए। ठीक है, क्या हो रहा है देखो, मैं अगर मटेरियल की कंट्रोल की बात कर रही हूँ ना तो मैं बोलूंगी भाई मेरे को जितना प्रोडक्शन के लिए रिक्वायर्ड है ना उतना पूरा फुलफिल होना चाहिए, प्रॉपर क्वांटिटी में होना चाहिए, प्रॉपर क्वालिटी होनी चाहिए। मतलब ऐसा नहीं फालतू सा कोई भी मटेरियल लाके तुमने दे दिया, हमको जैसा रिक्वायर्ड हमको वैसा ही मटेरियल तुम दोगे, प्लस जब प्रोडक्शन के लिए रिक्वायर्ड है तब वो मेरे पास अवेलेबल हो। अब इन सब चीजों को जब हम मेंटेन करने चाहते हैं ना तो हमको कुछ ना कुछ इन्वेंट्री मेंटेन करके रखनी पड़ती है, पर ऐसा मत करना कि इन्वेंट्री में बहुत सारा पैसा फंसा के रख देना। तो ये लास्ट पॉइंट यही बोल रहा है कि भाई अननेसेसरी ब्लॉकिंग ऑफ कैपिटल नहीं होना चाहिए आपके स्टोर्स में। नेक्स्ट, The system of material control should be so comprehensive that it covers the whole procedure. हमारा मटेरियल कंट्रोल ऐसा नहीं कि भाई परचेस करके लाए और खत्म, हमने परचेस किया, हमारे सारे इन्वेंट्रीज इन सब पे तो मटेरियल कंट्रोल लगता ही है। साथ साथ जब तक वो मटेरियल पूरा कंज्यूम नहीं हो जाता ना प्रोडक्शन में, तब तक हमको मटेरियल का कंट्रोल करते रहना पड़ता है। ठीक है, इसीलिए हमको दो चीजें मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो ध्यान रखना पड़ता है जब भी हम मटेरियल कंट्रोल की बात करते हैं। सबसे पहले मटेरियल हमारा प्रॉपरली अवेलेबल होना चाहिए ताकि हमारा प्रोडक्शन जो है वो स्मूथली चलते रहे, उसमें कोई भी इंटरप्शंस ना आए। ठीक है, इसके साथ साथ बिना मतलब का एक्सेसिव इन्वेस्टमेंट हमको नहीं करना है हमारे मटेरियल के स्टॉक में। दो चीजें हमको ध्यान रखनी है, प्रोडक्शन इजीली चलता रहे बराबर से, और मटेरियल के स्टॉक मेंटेन करने में, इन्वेंट्री मेंटेन करने में हमने बिना मतलब के बहुत सारे पैसे फंसा के नहीं रखने। ठीक है, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मटेरियल कंट्रोल। मटेरियल का जब हम कंट्रोल की बात करते हैं ना तो हमको कुछ चीजें ध्यान रखनी पड़ती हैं। सबसे पहला अवेलेबिलिटी हो, है ना। नेक्स्ट, प्रॉपर क्वालिटी और प्राइस का हो, मिनिमम वेस्टेज हो। बिना मतलब का मटेरियल कंट्रोल मतलब परचेज और इन्वेंट्री मेंटेन करने में बस नहीं लगेगा, प्रोडक्शन में कैसे मटेरियल को इस्तेमाल कर रहे हो उस पर भी ध्यान दिया जाएगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है, मिनिमम वेस्टेज करना है, बिना मतलब का फालतू मटेरियल वेस्ट करने के लिए हमारे पास नहीं है। ठीक है, इन्फॉर्मेशन अबाउट अवेलेबिलिटी ऑफ स्टॉक, हमारे पास कितना स्टॉक अवेलेबल है उसकी इन्फॉर्मेशन मेंटेन करना भी मटेरियल कंट्रोल के अंदर आता है। जब हमको पता ही नहीं होगा कि हमारे पास कितना स्टॉक मटेरियल है, तो हम स्टॉक अवेलेबल है तो हम कैसे परचेस करने जाएंगे। ठीक है, तो परचेस करने के लिए भी हमारे पास इंफॉर्मेशन अवेलेबल होना चाहिए कि स्टॉक हमारे पास कितना है। नेक्स्ट, बिना मतलब का एक्सेस स्टॉक नहीं खरीदोगे और मिनिमम लॉस करना है तुमको प्रोसेस के अंदर। ठीक है, तो 6 पॉइंट्स हमने पढ़े। प्रॉपर अवेलेबिलिटी हो हमारे प्रोडक्शन के लिए, क्वालिटी और प्राइस मेंटेन करोगे, मिनिमम वेस्टेज करोगे, अवेलेबिलिटी ऑफ स्टॉक का इंफॉर्मेशन तुम्हारे पास है, ओवर स्टॉकिंग नहीं हो रहा है, मिनिमम लॉस हो रहा है ड्यूरिंग प्रोसेस। इसको याद रख सकते हो आप AP आउल्स की मदद से। A से अवेलेबिलिटी, P से प्रॉपर क्वालिटी, O से नो ओवर स्टॉकिंग, W से मिनिमम वेस्टेज, L से मिनिमम लॉस ड्यूरिंग प्रोसेस एंड S से इंफॉर्मेशन अबाउट अवेलेबिलिटी ऑफ स्टॉक। ठीक है, डिस्क्राइब द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ मटेरियल कंट्रोल का क्वेश्चन भी आ गया 5 मार्क्स का, तो आप इजीली इन पॉइंट्स को लिख सकते हो। थोड़ा थोड़ा डिस्क्राइब भी कर देना, सिर्फ पॉइंट्स लिख के आओगे ना तो नहीं मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, और इनको डिस्क्राइब करना इज द इजीएस्ट पार्ट। मूविंग टूवर्ड्स इंपॉर्टेंस ऑफ मटेरियल कंट्रोल की भाई क्या जरूरत है हमको मटेरियल के कंट्रोल की। सबसे पहले तो हम चाहते हैं कि भाई हमारा प्रोडक्शन प्रोसेस ना रुके। हम अगर मटेरियल को कंट्रोल नहीं करेंगे ना तो हमको नहीं पता होगा कि कब कितना मटेरियल इस्तेमाल हो रहा है, कितना मटेरियल हमारे पास अवेलेबल है, कितना खरीदने की जरूरत है। जब हमको यही नहीं पता होगा तो हम खरीदेंगे कैसे, खरीदेंगे नहीं तो प्रोडक्शन प्रोसेस प्रॉपरली कैसे चलेगा। इसीलिए हमारे प्रोडक्शन प्रोसेस को इंटरप्ट करने से बचाने के लिए हमको मटेरियल का कंट्रोल जरूरी हो जाता है। नेक्स्ट, ऑप्टिमाइजेशन ऑफ मटेरियल कॉस्ट। कम खर्चे में ज्यादा अच्छे से मटेरियल को इस्तेमाल करने के लिए हमको मटेरियल कंट्रोल लगाना पड़ता है। वेस्टेज को कम करना है उसके लिए भी मटेरियल कंट्रोल जरूरत है, क्योंकि देखो कोई हमारे पास देखने वाला होगा ना कि भाई मटेरियल तुम अच्छे से इस्तेमाल कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, तब हम मटेरियल को ज्यादा अच्छे से इस्तेमाल करते हैं, जिसके कारण हमारा वेस्टेज कम हो जाता है। कंप्लीशन ऑफ ऑर्डर इन टाइम, क्योंकि मटेरियल सही टाइम पे अवेलेबल होगा तो प्रोडक्शन सही टाइम पे होगा, प्रोडक्शन सही टाइम पे होगा तो हम ऑर्डर को टाइम पे डिलीवर कर पाएंगे। ठीक है, इसको कैसे याद रखेंगे, CROM, क्रोम से याद रखेंगे। C से कंप्लीशन ऑफ ऑर्डर इन टाइम, R से रिडक्शन इन वेस्टेज, O से ऑप्टिमाइजेशन ऑफ मटेरियल कॉस्ट एंड M से मिनिमाइजेशन इन इंटरप्शन ऑफ प्रोडक्शन प्रोसेस। ठीक है, मूविंग टूवर्ड्स आवर नेक्स्ट टॉपिक दैट इज रिक्विजिट्स ऑफ मटेरियल कंट्रोल सिस्टम। मतलब मटेरियल कंट्रोल सिस्टम अगर हम लगा रहे हैं तो उसके अंदर हमको क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होंगी। ठीक है, सबसे पहला हमको कोऑर्डिनेशन और कोऑपरेशन रखना है। मतलब जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर सारे डिपार्टमेंट्स है ना वो प्रॉपरली कोऑर्डिनेटेड होने चाहिए, तब तो मटेरियल का कंट्रोल पॉसिबल है। देखो कैसे, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट
को प्रोडक्ट बनाना है, ठीक है, 10,000 यूनिट्स अभी बनाने, पर ना इन्होंने बताया ही नहीं परचेज डिपार्टमेंट को, ना स्टोर से पता किया कि कितना मटेरियल का रिक्वायर्ड है। चलेगा क्या? बिल्कुल नहीं। आपको कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा स्टोर्स के साथ कि भाई कितना मटेरियल रिक्वायर्ड है। आप स्टोर्स के साथ कोऑर्डिनेट करोगे तब वो परचेस वाले को बोलेगा कि जा भाई परचेस कर, मेरे को थोड़ा सा चाहिए मटेरियल, ठीक है। ये सब पॉसिबल कब है? जब आप प्रॉपर कोऑर्डिनेशन और कॉपरेशन कर रहे हो। नेक्स्ट, स्टैंडर्ड फॉर्म्स एंड डॉक्यूमेंट्स का इस्तेमाल करो ताकि मटेरियल को सही तरीके से रिकॉर्ड कर पाओ। स्टैंडर्ड यूज करने की क्या जरूरत है? स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ डॉक्यूमेंट, क्योंकि अगर आप स्टैंडर्ड यूज नहीं करोगे ना तो आप कुछ भी कहीं पे भी लिखते जाओगे, इन दैट केस वो फिर भी कोई वैल्यूएबल नहीं है। उस मटेरियल कंट्रोल, उस पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट का कोई भी इस्तेमाल नहीं हो पाएगा। इसलिए रिकॉर्ड कर रहे हो तो प्रॉपर स्टैंडर्ड फॉर्म यूज करो और डॉक्यूमेंट्स यूज करो। नेक्स्ट, क्लासिफिकेशन, कोऑर्डिनेशन, स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन ऑफ मटेरियल। क्लासिफिकेशन मतलब आपको अच्छे से क्लासिफाई करो, जैसे हमने क्लासिफाई किया हमारे कॉस्ट को मटेरियल, एम्प्लॉय और एक्सपेंसेस में, सिमिलर वे में तुम अपने मटेरियल को क्लासिफाई करो। मटेरियल को कैसे क्लासिफाई करोगे? तुम अलग अलग जगह अलग अलग प्रोडक्ट बनाते हो तो उसके हिसाब से, यूज के हिसाब से तुम उसको क्लासिफाई कर सकते हो। जैसे मैं फर्नीचर बना रही हूँ तो फर्नीचर के सारे मटेरियल मैं इधर रख दूंगी। मैं मैगी बना रही हूँ, मैगी का मटेरियल इधर रख दूंगी अलग से। मैं चॉकलेट बना रही हूँ, चॉकलेट का मटेरियल इधर रख दूंगी। तो मैंने क्या किया, जो जो प्रोडक्ट बना रही हूँ उसके हिसाब से मैंने मटेरियल को क्लासिफाई कर दिया, ठीक है। तो क्लासिफिकेशन आप कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ यूजर्स। इससे क्या होगा, क्लासिफिकेशन से अपने आप कोऑर्डिनेशन आएगा। कैसे? मेरे को अगर पता है कि मेरे को फर्नीचर बनाना है तो मैं आराम से जाके फर्नीचर वाले स्टोर से अपना सामान ले सकती हूँ, है ना। अगर मेरे को चॉकलेट बनाना है तो मैं चॉकलेट वाले स्टोर से जाके अपना सामान ले सकती हूँ। तो ये कैसे पॉसिबल हो पाएगा? जब आपने इन तीनों को अलग अलग कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट, स्टैंडर्डाइजेशन। मटेरियल को ना स्टैंडर्डाइज करो। ऐसा नहीं कि हर बार ना अलग अलग क्वालिटी का, अलग अलग क्वांटिटी का, अलग अलग सप्लायर से खरीद खरीद के टेस्ट कर रहे हो। देखिए ये सब नहीं करना है हमको मटेरियल को स्टैंडर्डाइज्ड वे में मेंटेन करना है। नेक्स्ट आता है सिंप्लीफिकेशन। जब चीजों को स्टैंडर्डाइज कर दोगे ना तुम कि भाई ये मटेरियल इसी क्वालिटी का होना चाहिए, यही जगह से हम खरीदेंगे, तो उससे चीजें सिंपल हो जाती है मेंटेन करने के लिए। क्योंकि फिर हमको अलग अलग टाइप का मटेरियल नहीं मेंटेन करना पड़ रहा, क्योंकि हमको पता है कि यही मटेरियल चाहिए, इसी पर्टिकुलर क्वांटिटी का चाहिए, इसी सप्लायर से चाहिए, तो अपने आप सिंप्लीफिकेशन आ जाता है। नेक्स्ट, प्लानिंग ऑफ रिक्वायरमेंट ऑफ मटेरियल। कितने मटेरियल की जरूरत है आपको, उसको प्लान करो। तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट बताएगा कि भाई हमको इतना प्रोड्यूस करना है, उसके लिए हमको इतने मटेरियल की रिक्वायरमेंट है। ये किसको बताएगा? वो ये बताएगा स्टोर्स को। फिर स्टोर्स जो है वो प्लान करेगा कि भाई अभी हमारे पास इतना मटेरियल है, हमको इतना और परचेस करने की जरूरत है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, हम रिक्वायरमेंट को प्लान कर रहे हैं। क्यों? इससे हम हमारी इन्वेंट्री चेक कर पाएंगे कि भाई इन्वेंट्री में इतना अवेलेबल है, प्लस हमको कितना परचेस करने की रिक्वायरमेंट है ये भी तो पता करना पड़ेगा ना। इसके लिए हमारे मटेरियल की रिक्वायरमेंट को प्लान करना इज इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, हमारे पास एक अच्छा परचेस ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए, मतलब परचेसिंग डिपार्टमेंट हमारा बढ़िया होना चाहिए। वो हमको राइट मटेरियल ला के दे, राइट टाइम पे ला के दे, राइट क्वालिटी का ला के दे, प्राइस भी मेंटेन करें और बिना मतलब का ओवर स्टॉक करके ना रखें, ठीक है। ये सारी चीजें ध्यान रखनी पड़ती है हमारे परचेस ऑर्गेनाइजेशन को। बजटरी कंट्रोल ऑफ परचेस, मतलब ऐसा नहीं कि परचेस डिपार्टमेंट का जितना मन कर रहा है वो खर्चा किया जा रहा है, उसको वो खर्चा जो है कंट्रोल में रखना जरूरी है। खर्चा को कंट्रोल में करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन को परचेस करने का भी बजट बनाना पड़ेगा कि सिर्फ और सिर्फ 1 लाख रुपए आप खर्च कर सकते हैं, उससे ज्यादा आपको अलाउड नहीं है। तो ये क्या है, बजटरी कंट्रोल कर रहे हैं हम परचेस के ऊपर, ताकि हमारा खर्चा ज्यादा ना हो, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आता है प्लान्ड स्टोरेज ऑफ मटेरियल, फिजिकल कंट्रोल एज वेल एज एफिशिएंट बुक कंट्रोल। आप जो मटेरियल को मेंटेन कर रहे हो ना, वो ऐसे ही मत करो। आपको प्रॉपर, हमने पहले ही बता दिया कि आपको प्रॉपर क्लासिफिकेशन करना है सबका। उसके बाद ये भी ध्यान रखना कि मटेरियल जो है ना वो सही तरीके से मेंटेन हो रहा है। ऐसा नहीं कि हमने मटेरियल रख दिया और भूल गए। ऐसे करोगे ना तो आपके मटेरियल खराब हो सकता है। अगर पेरिशेबल है तो वो वैसे ही खराब हो जाएगा। आपको चीजों को प्रॉपर प्लेस पे प्रॉपर तरीके से मेंटेन करना पड़ेगा ताकि आप उसको आगे जाके प्रोडक्शन में इस्तेमाल कर सको, ठीक है। नेक्स्ट, फिजिकल कंट्रोल एज वेल एज एफिशिएंट बुक कंट्रोल। फिजिकली कंट्रोल करके रखो और साथ साथ बुक वाइज भी कंट्रोल करके रखो कि अभी हमारे पास इन्वेंट्री में इतना अवेलेबल है। फिजिकली काउंट करके भी देखो और साथ साथ बुक में भी मेंटेन करो कि भाई मेरे पास पहले इतना था, इतना इशू हो गया, अब इतना बचा है, ठीक है। नेक्स्ट, एफिशिएंट सिस्टम ऑफ इंटरनल ऑडिट। हमारे मटेरियल को मेंटेन करने के लिए इंटरनल ऑडिट और इंटरनल चेक्स की जरूरत पड़ती है ताकि हम ये चेक कर सके कि हमारा जो मटेरियल कंट्रोल सिस्टम है वो सही तरीके से काम कर रहा है कि नहीं। नेक्स्ट हमारे पास आता है सिस्टम ऑफ रिपोर्टिंग टू मैनेजमेंट। मैनेजमेंट को रिपोर्ट करो कि भाई देखो हमारे पास इतना मटेरियल अभी अवेलेबल है, हम इतना परचेस करने जा रहे हैं और इतना हमको प्राइस पड़ रहा है। ये सब कुछ हम किसको बताएंगे? मैनेजमेंट को बताएंगे, ताकि उनको टॉप लेवल मैनेजर्स को भी पता हो कि भाई देखो हमारा इतना खर्चा मटेरियल में हो रहा है, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट्स हैं जो कि रिक्वायरमेंट है हमारे मटेरियल कंट्रोल सिस्टम की। मूविंग फॉरवर्ड टू 3 ब्रॉड एरियाज ऑफ मटेरियल कंट्रोल।
कहाँ कहाँ हमको मटेरियल की कंट्रोल करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। सबसे पहला, जब आप परचेस करने जा रहे हो, मटेरियल खरीदोगे तब, फिर उसके बाद जब मटेरियल को स्टोर्स में रख रहे हो, इन्वेंट्री मेंटेन कर रहे हो तब, फिर मटेरियल को जब इशू कर रहे हो तब। तो ये 3 जगह बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है हमको मटेरियल को कंट्रोल करने की, ठीक है। स्टार्टिंग विद प्रोक्यूरमेंट ऑफ मटेरियल। प्रोक्यूरमेंट ऑफ मटेरियल मतलब हम मटेरियल परचेस करने जा रहे हैं। किसका काम है मटेरियल परचेस करना? परचेसिंग डिपार्टमेंट का। परचेसिंग डिपार्टमेंट का जो मैनेजर होगा वो रिस्पॉन्सिबल होगा परचेसेस करने के लिए। तो वो क्या करेगा पता है? वो पहले ही टॉप लेवल मैनेजमेंट से बात कर लेगा कि ये पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट आई है, मेरे को ये बता दो कि कितना मटेरियल की रिक्वायरमेंट है, कौन सी क्वालिटी का चाहिए, कब चाहिए, किस सोर्स से मैं परचेस कर सकता हूँ, इसमें से कौन सा आप प्रेफर करेंगे वो बता दो, क्या क्वांटिटी परचेस करना है वो पहले ही डिस्कस कर लेगा, क्या प्राइस में परचेस करना है वो पहले डिस्कस कर लेगा। तो वो क्या करेगा ना, ये सब डिस्कस करके जाएगा। ऐसे मुंह उठा के नहीं चला जाएगा कि कोई डिपार्टमेंट ने बोल दिया कि जाओ मटेरियल खरीद के लेके आओ, वो खरीद के लेके आने चलेगा। नहीं, उसको सबसे पहले ये सारी चीजों को क्लैरिफाई कर लेना है, फिर उसके बाद मटेरियल का परचेस करना है। नेक्स्ट, फंक्शन ऑफ परचेस जो है वो 2 तरीके से क्लासिफाई किया जा सकता है। पहला सेंट्रलाइज्ड परचेसिंग सिस्टम, दूसरा डिसेंट्रलाइज्ड परचेसिंग सिस्टम। सेंट्रलाइज्ड परचेसिंग सिस्टम मतलब ये हमारा पूरा ऑर्गेनाइजेशन है, उसके लिए परचेस करने के लिए हमारे पास एक ही डिपार्टमेंट है, एक वहां से सारी जगहों के लिए जहां जहां मटेरियल की रिक्वायरमेंट है वो सब की रिक्वायरमेंट यहीं से फुलफिल होती है। दैट इज सेंट्रलाइज सिस्टम। अगर डिसेंट्रलाइज सिस्टम ऑफ परचेसिंग होता ना, इन दैट केस मेरे अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन के ऑफिस हैं और सबका अपना अपना परचेसिंग डिपार्टमेंट है। इन दैट केस ये कहलाएगा डिसेंट्रलाइज परचेसिंग सिस्टम, ठीक है। अब इनके बीच में मेरिट्स और डीमेरिट्स हम डिस्कस कर लेते हैं। मेरिट्स ऑफ सेंट्रलाइज्ड परचेस ऑर्गेनाइजेशन, अगर सेंट्रलाइज परचेस ऑर्गेनाइजेशन होगा तो उसके क्या मेरिट्स होंगे, और जो सेंट्रलाइज परचेस सिस्टम के मेरिट्स होंगे वही हमारे डिसेंट्रलाइज के डीमेरिट्स बन जाएंगे, ठीक है। सबसे पहले आता है फेवरेबल टर्म्स ऑफ परचेस। देखो, अगर आप सेंट्रलाइज परचेसिंग सिस्टम में जा रहे हो ना, इन दैट केस टर्म्स आपके हिसाब से होंगे, क्योंकि हम बहुत सारी क्वांटिटी में खरीदने वाले हैं, बहुत सारी क्वांटिटी में खरीदने वाले हैं तो हमको ट्रेड डिस्काउंट मिल जाएगा, हमको ट्रांसपोर्ट का खर्चा कम पड़ेगा, जिसके कारण हमको बहुत बेनिफिट्स मिलेंगे, हमारा जो खर्चा है वो कम मिल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, लेकिन अगर डिसेंट्रलाइज फॉलो कर रहे हो तो उस केस में आप छोटे छोटे क्वांटिटी में मटेरियल खरीदने वाले हो, हर एक डिपार्टमेंट के लिए, हर एक ऑफिस के लिए। इन दैट केस वहां पे आप छोटे क्वांटिटी में खरीद रहे हो तो आपको पहली बात तो वहां पे डिस्काउंट ज्यादा नहीं मिलने वाले, डिस्काउंट नहीं मिलेगा, पर बार बार ट्रांसपोर्ट करके लेके आना पड़ेगा तो उसका खर्चा अलग बढ़ेगा। नेक्स्ट, स्पेशलाइज्ड परचेसिंग ऑफिसर। अगर हम सेंट्रलाइज्ड ऑफिस रख रहे हैं ना तो एज पूरी जगह के लिए एक ही जगह से खरीदा जा रहा है, इन दैट केस यहाँ पे परचेसिंग ऑफिसर, एक स्पेशलाइज्ड परचेसिंग ऑफिसर रखना वाजिब है। हमको इसका खर्चा हो जाएगा, हम कर सकते हैं। लेकिन अगर हम हर एक जगह अलग अलग परचेसेस कर रहे हैं, इसका अलग, इसका अलग, इसका अलग, तो हर एक जगह के लिए एक परचेसिंग ऑफिसर रखना पॉसिबल नहीं हो पाता क्योंकि खर्चा बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, ठीक है। इफेक्टिव कंट्रोल, जब हमारे पास सेंट्रलाइज्ड सिस्टम है तो उस केस में मैं कंट्रोल बहुत अच्छे से कर सकती हूँ। मैं ये ध्यान रख सकती हूँ कि कोई भी मटेरियल डुप्लीकेशन थोड़ी नहीं हुआ है, मटेरियल जितना रिक्वायरमेंट था उससे ज्यादा तो नहीं खरीदा गया। जैसे 100 यूनिट्स की रिक्वायरमेंट थी हमारे डिपार्टमेंट्स को, मैंने 200 थोड़ी खरीद दिए, डुप्लीकेशन कम हो जाएगा अगर हम सेंट्रलाइज फॉलो कर रहे हैं। लेकिन डिसेंट्रलाइज फॉलो करोगे तो सेम मटेरियल अलग अलग जगह अलग अलग लोग अपने अपने हिसाब से खरीदते जाएंगे, ठीक है। तो डुप्लीकेशन हो जाता है अगर आप डिसेंट्रलाइज फॉलो कर रहे हो तो। स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ मटेरियल, स्टोरेज फैसिलिटीज एक्सेट्रा। अगर आप सेंट्रलाइज्ड परचेसिंग सिस्टम फॉलो कर रहे हो ना तो उस केस में आप स्टैंडर्डाइज कर सकते हो कि भाई देखो, हर एक जगह को ये वाले पर्टिकुलर मटेरियल की रिक्वायरमेंट होती है, तो क्यों ना हम इसको स्टैंडर्डाइज कर दे कि सब एक ही टाइप का इस्तेमाल करो। जैसे हमको पेन्स चाहिए, हर एक जगह पेन की रिक्वायरमेंट होती है, सब कोई ना अपने अपने मर्जी का अलग अलग इस्तेमाल करते हैं सारे डिपार्टमेंट्स। हम क्या करेंगे, उसका सेंट्रलाइज परचेस करेंगे और सेंट्रलाइज परचेस में हम एक टाइप की पेन सारे के सारे डिपार्टमेंट्स के लिए खरीदेंगे। तो हमने क्या किया, स्टैंडर्डाइज कर दिया चीजों को, ठीक है। अगर आप डिसेंट्रलाइज में होते हो तो सब अपने अपने मर्जी का खरीदते हैं। जैसे हमने पेन का एग्जांपल लिया तो सबको जैसी रिक्वायरमेंट होगी, जिस टाइप का पेन इस्तेमाल करने का मन करेगा वैसा खरीदेंगे, है ना। तो डिसेंट्रलाइज में स्टैंडर्डाइजेशन डिफिकल्ट हो जाता है। नेक्स्ट, परचेज ऑर्गेनाइजेशन में अब हम देखने वाले डीमेरिट्स ऑफ सेंट्रलाइज, और जो डीमेरिट्स होंगे सेंट्रलाइज के वो हमारे मेरिट्स बन जाएंगे डिसेंट्रलाइज के, ठीक है। अननेसेसरी लॉन्ग टाइम टू प्लेस अ परचेज ऑर्डर। ऑफ कोर्स हम अगर सेंट्रलाइज से खरीद रहे हैं तो यहाँ पे ये सेंट्रलाइज वाला एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट आके बोला हमारे लिए मटेरियल खरीद दो, तो नहीं खरीदने वाला, वो वेट करेगा कि आने तो सबका आने दो, फिर उसके बाद खरीदेंगे। तो उस केस में क्या है, बिना मतलब का लॉन्ग टाइम लग रहा है। अगर हम खुद अपना मटेरियल खरीदने चाहते हैं तो हमको जब रिक्वायरमेंट होती है हम खरीद के ले आते, है ना। तो ये क्या हो जाता है, यहाँ पे
लॉन्ग टाइम नहीं लगता। लोकलाइज्ड परचेसिंग, तो सेंट्रलाइज में तो लोकलाइज पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि हम एक स्पेसिफिक सेंटर से खरीदने वाले हैं, है ना। अगर लोकलाइज्ड पॉसिबल होता जैसा हमारे डिसेंट्रलाइज में पॉसिबल है, तो डिसेंट्रलाइज में क्या फायदा होता है पता है, कि हम हमारे डिपार्टमेंट जो भी हमारा लोकल अवेलेबल है हम उसके हिसाब से खरीद सकते हैं। हमारे लोकल में जो हमारे पास परचेस करने के लिए सेल्स कर रहा होगा उससे हम मटेरियल खरीद लेंगे, ठीक है। रॉन्ग परचेस ऑफ मटेरियल, देखो सेंट्रलाइज में क्या हो रहा है, ये पर्टिकुलर डिपार्टमेंट बता रहा है परचेस डिपार्टमेंट को कि भाई देखो मेरे को ये मटेरियल चाहिए, लेके आना। समझ लो, इसने बोला कि मेरे को ए चाहिए, इसने सुन लिया मेरे को बी चाहिए, तो क्या हुआ, इन दैट केस ये गलत मटेरियल खरीद के लेके आ जाएगा। लेकिन अगर ये जो डिपार्टमेंट है ये खुद से परचेस करता तो इसको पता है कि भाई ए चाहिए तो ए खरीद के लेके आता। तो इस केस में मतलब सेंट्रलाइज में मिसअंडरस्टैंडिंग, मिसकम्युनिकेशन ज्यादा हो जाती है, लेकिन डिसेंट्रलाइज में ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं होती, बहुत लिमिटेड होती है। हाई इनिशियल कॉस्ट, हमारे सेंट्रलाइज में हमको हाई इनिशियल कॉस्ट बनता है, क्योंकि एक परचेसिंग डिपार्टमेंट हमको सेट करना पड़ता है, एक स्पेशलाइज्ड परचेसिंग ऑफिसर रखना पड़ता है, तो इनिशियली हमको अच्छा खासा खर्चा पड़ता है इसमें सेंट्रलाइज सिस्टम में। लेकिन डिसेंट्रलाइज में कोई भी ऐसा खर्चा नहीं है, क्योंकि अगर हमको रिक्वायरमेंट हम खुद ही खरीद लेंगे, आपको अलग से परचेस डिपार्टमेंट बिठाने की जरूरत नहीं है ना। नेक्स्ट, रिप्लेसमेंट ऑफ अ डिफेक्टिव आइटम, अगर कोई आइटम डिफेक्टिव निकल गया तो सेंट्रलाइज में ना उसको वापस करने में बहुत टाइम लगता है, क्योंकि देखो क्या हो रहा है, पहले ये डिपार्टमेंट ले जाके उसको देगा परचेस डिपार्टमेंट को, फिर वो कभी ना कभी जाके दुकान में जाएगा तब वो वापस करके आएगा, फिर उसके बाद ये इधर आएगा, फिर उसके बाद ये इधर आएगा, तो बहुत ज्यादा बिना मतलब का टाइम लग रहा है और पता भी ना चले कि हमको बाद में मटेरियल वापस मिलेगा कि भी नहीं मिलेगा, ठीक है। लेकिन डिसेंट्रलाइज में ऐसी कोई भी तकलीफ नहीं होती, कोई डिले नहीं होता, क्योंकि हमने मटेरियल खरीदा हमारे लोकलाइज से, हमको जब भी लग रहा है कि रिटर्न करने की रिक्वायरमेंट है हम खुद ही रिटर्न कर सकते हैं, ठीक है। नाउ मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड मस्त वाला टॉपिक जो आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा इस एग्जांपल के थ्रू। देखो हमारे पास ना यहाँ पे दो बेकरी है, एक ऑर्गेनाइजेशन है ABC लिमिटेड, उसकी दो बेकरीज है A और B, ठीक है। इस बेकरी में ऑर्डर आया कि हमको 100 यूनिट्स ऑफ केक बनाना है, 100 यूनिट्स ऑफ केक बनाना है, इसका ऑर्डर आया, ठीक है। अब इसके पास ऑर्डर आया तो ये चेक कर रहा है कि भाई मेरे पास क्या क्या मटेरियल अवेलेबल है, किसकी किसकी रिक्वायरमेंट होगी, पूरा लिस्ट बना रहा है ना अलग से, कि इतना मेरे को फ्लोर चाहिए, इतना मेरे को वनीला एसेंस चाहिए, इतना मेरे को मिल्क चाहिए, इतना शुगर चाहिए, सबकी पूरी बराबर लिस्ट बना ली इसने। लिस्ट बनाने के बाद ये गया हमारे स्टोर्स डिपार्टमेंट के पास, ठीक है। ये हमारे बेकरीज हैं और बेकरीज के लिए हमारे पास एक स्टोर्स डिपार्टमेंट है। ये गया स्टोर्स डिपार्टमेंट के बाद बोला कि भाई देख मेरे को ये ऑर्डर आया है, मेरे को इतने इतने मटेरियल की रिक्वायरमेंट होगी तो मुझे मटेरियल प्रोवाइड करा दे, ठीक है। तो स्टोर्स डिपार्टमेंट अब क्या करेगा, स्टोर्स डिपार्टमेंट चेक करेगा कि भाई इन्वेंट्री में हमारे पास कितना अवेलेबल है और हमको कितना परचेस करना पड़ सकता है, ठीक है। ये डिसाइड देखने के बाद वो क्या करेगा, जितना भी परचेस करना होगा उसके लिए परचेस रिक्वेस्ट डालेगा परचेसिंग डिपार्टमेंट को। वो बोलेगा जा परचेसिंग डिपार्टमेंट जाके ये सारी चीजें परचेस करके लेके आ। परचेसिंग डिपार्टमेंट क्या करेगा, परचेसिंग डिपार्टमेंट सप्लायर के पास परचेस ऑर्डर डालेगा कि भाई देखो हमको ये मटेरियल की रिक्वायरमेंट है, आप प्रोवाइड करा दो। फिर सप्लायर से जब हमारे पास मटेरियल आ जाएगा तो स्टोर्स डिपार्टमेंट क्या करेगा, उसका इंस्पेक्शन करेगा, अच्छे से देखेगा कि भाई अच्छा मटेरियल है कि भाई, जितना क्वांटिटी क्वालिटी का हमको चाहिए था, जिस टाइप का मटेरियल चाहिए था वो प्रोवाइड किया गया है कि नहीं। इंस्पेक्शन होने के बाद अगर मटेरियल अच्छा लगा तो हम हमारे बेकरी के पास पहुंचा देंगे, अगर मटेरियल खराब निकला तो हम उसको रिटर्न कर देंगे, ठीक है। अब देखो आगे क्या हो रहा है, आगे ना ये बेकरी ने, ये वाली जो बेकरी है ना, बेकरी भी, इसने बोला कि भाई हमको मटेरियल दे दे, बेकरी है थोड़े से मटेरियल हमको भी रिक्वायरमेंट है, अगर मैं स्टोर के पास जाऊंगा ना वो बिना मतलब का एक्सेस टाइम लेगा, इतना टाइम मेरे पास भी नहीं है, तो तेरे पास थोड़ा सा मटेरियल होगा ना वो मेरे पास ट्रांसफर करा दे। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, बेकरी ए बेकरी बी को मटेरियल ट्रांसफर कर रहा है। ये सारी की सारी चीजें जो मैंने आपको समझाई ना, इन सब का अलग से एक डॉक्यूमेंट होता है, ठीक है। तो वो डॉक्यूमेंट्स को हम देखने वाले हैं। सबसे पहला, जब बेकरी ने लिस्ट बनाई कि हमको क्या क्या मटेरियल की रिक्वायरमेंट है, वो बनता है बिल ऑफ मटेरियल, जहां पे हमारी सारी लिस्ट रहती है कि भाई इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को बनाने के लिए हमको इतने मटेरियल्स की रिक्वायरमेंट होगी। ये लिस्ट बनाने के बाद जब रिक्वायर्ड इंग्रेडिएंट उसने स्टोर्स के पास भेजा कि मेरे को ये पर्टिकुलर इंग्रेडिएंट रिक्वायर्ड है, उसके लिए हम मटेरियल रिक्विजिशन नोट बनाते हैं, ये पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट है हमारे मटेरियल की, ये प्रोवाइड कर दो हमें स्टोर्स। जब स्टोर्स परचेस डिपार्टमेंट के पास परचेस लेके जाता है कि परचेस आपको करनी है, परचेस रिक्वेस्ट लेके जाता है, तो उसके लिए आता है परचेस रिक्विजिशन नोट, ठीक है। जब परचेस डिपार्टमेंट ऑर्डर प्लेस करता है सप्लायर के पास
तो उस केस में हम परचेस ऑर्डर बनाते हैं। नेक्स्ट, जब सप्लायर हमारे पास इंग्रेडिएंट ट्रांसफर करा देता है तो उसके बाद हम उसका इंस्पेक्शन करते हैं, तो इसके लिए बनता है गुड रिसीव्ड कम इंस्पेक्शन नोट, ठीक है। फिर उसके बाद जब हम मटेरियल को अगर रिटर्न कर रहे हैं तो मटेरियल का रिटर्न नोट बनता है, और अगर बेकरीज एक दूसरे के बीच में मटेरियल को ट्रांसफर कर रही हैं तो मटेरियल ट्रांसफर नोट बनता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे सारे के सारे डॉक्यूमेंट, सारे के सारे नोट इन शॉर्ट एकदम समरी वाइज में कवर हो जाते हैं। अब इनका हम इन डिटेल देख लेंगे फटाफट से, ठीक है। हमको सबका पर्पस समझ आ गया, अब उनको समझना बहुत आसान हो जाएगा। बिल ऑफ मटेरियल में हम क्या लिख रहे हैं, हमारे इंग्रेडिएंट्स की डिटेल, ठीक है। लिस्ट ऑफ ऑल पार्ट्स एंड मटेरियल नीडेड फॉर अ स्पेसिफिक ऑर्डर और प्रोजेक्ट। एक पर्टिकुलर ऑर्डर या प्रोजेक्ट के लिए हमारे पास 100 केक का ऑर्डर था, तो हमने उसके लिए लिस्ट बना ली। इट इज प्रिपेयर्ड बाय द ड्राइंग ऑफिस, जिसको रिक्वायरमेंट है वो बनाएगा, एंड इंक्लूड्स डिटेल्स इन डिटेल इन्फॉर्मेशन सच एज कितना क्वांटिटी चाहिए, कितना साइज का होगा, कितना वेट चाहिए, सब कुछ लिखा होता है उसमें। बिल ऑफ मटेरियल क्या पर्पस के लिए बनाया जाता है, सबसे पहले तो ये बजटेड एस्टिमेट बता देता है मटेरियल का कि भाई इतना रिक्वायरमेंट होगा। स्ट्रीमलाइन कर देता है मटेरियल के रिक्वायरमेंट और इशू को। देखो, इसी की मदद से मैंने मटेरियल की रिक्वायरमेंट को डाला है ना, इसी की मदद से, इसी के हिसाब से हमारे पास मटेरियल जो आएगा वो इसी के हिसाब से आएगा, बिल ऑफ मटेरियल के हिसाब से ही आएगा, ठीक है। नेक्स्ट, फैसिलिटेटिंग मटेरियल का परचेज एंड इशूइंग प्रोग्राम। इसी की मदद से जब बिल ऑफ मटेरियल आया, उसी की मदद से रिक्विजिशन बना, और इसी की मदद से स्टोर्स ने परचेज डिपार्टमेंट के पास रिक्वेस्ट डाली, ठीक है। नेक्स्ट, असाइनिंग मटेरियल कॉस्ट टू अ स्पेसिफिक जॉब और प्रोसेस के हिसाब से आप कैसे असाइन कर सकते हो, बिल ऑफ मटेरियल देख के कि भाई इसको इतनी रिक्वायरमेंट थी तो इसने इतना इस्तेमाल किया होगा, इसीलिए ये पर्टिकुलर खर्चा इसके ऊपर डाल दो, इस पर्टिकुलर जॉब के ऊपर डाल दो, ठीक है। बिल ऑफ मटेरियल हमारा कुछ इस तरीके का दिखता है। मूविंग टूवर्ड्स मटेरियल रिक्विजिशन नोट्स, ये क्या होता है, मटेरियल का रिक्वेस्ट जब हमारा बेकरी स्टोर्स के पास डाल रहा था तो वो क्या इस्तेमाल कर रहा था, मटेरियल का रिक्विजिशन नोट, ठीक है। मटेरियल रिक्विजिशन नोट एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो कि डिपार्टमेंट इशू करता है, जो कि जिसको मटेरियल चाहिए वो डिपार्टमेंट इशू करता है स्टोर कीपर को कि भाई देख मेरे को ये मटेरियल चाहिए, तू प्रोवाइड करा दे, ठीक है। ये ऑथराइज करता है हमको रिलीज ऑफ मटेरियल, इसी की मदद से मटेरियल रिलीज होता है। स्टोर्स डिपार्टमेंट ना मटेरियल रिक्विजिशन नोट देखने के बाद ही मटेरियल को रिलीज करता है। रिकॉर्ड, इसी की मदद से आप रिकॉर्ड कर सकते हैं स्टोर्स लेजर में कि इतना मटेरियल इशू हुआ, ठीक है। एंड वर्क इन प्रोग्रेस अकाउंट भी इसी की मदद से बनता है, एंड हेल्प्स द अकाउंट्स डिपार्टमेंट टू डिटरमाइन द कॉस्ट ऑफ द इशूड मटेरियल। हमारा जो अकाउंट्स डिपार्टमेंट है वो इजिली पता कर सकता है विद द हेल्प ऑफ मटेरियल रिक्विजिशन नोट कि इतना मटेरियल इसको रिक्वायर था तो इतना इसको इशू हुआ होगा, ठीक है। इट्स यूज्ड बाय द स्टोर कीपर टू ट्रैक टोटल आइटम वाइज इशूज ड्यूरिंग अ पीरियड। स्टोर कीपर इसकी मदद से ट्रैक भी कर सकता है कि भाई कितना मटेरियल कब कहां किसको इशू हुआ, ठीक है। परचेज रिक्विजिशन, परचेज रिक्वेस्ट कौन डालता है, स्टोर कीपर डालता है परचेज डिपार्टमेंट को। परचेज रिक्वेस्ट इज अ फॉर्मल रिक्वेस्ट टू द परचेज डिपार्टमेंट टू प्रोक्यूर नेसेसरी मटेरियल। इसमें क्या क्या चीजें होती है, इसमें लिखा होता है कौन से टाइप का मटेरियल चाहिए, कब परचेस करना है, कितना परचेस करना है। ये कौन बनाता है, स्टोर कीपर बनाता है, क्योंकि स्टोर कीपर इसको परचेस डिपार्टमेंट को देगा। फॉर रेगुलर आइटम्स एंड बाय डिपार्टमेंटल हेड फॉर स्पेशल आइटम्स। रेगुलर आइटम्स के लिए स्टोर कीपर बनाएगा, अगर कोई स्पेशल आइटम है तो उसके लिए डिपार्टमेंट का हेड बनाएगा जिसको रिक्वायर्ड है। नेक्स्ट, ये जो परचेस रिक्वेजिशन है वो 3 कॉपी में बनती है। पहला परचेस डिपार्टमेंट के पास जाता है, दूसरा रिक्वेस्टिंग डिपार्टमेंट जिसको मटेरियल चाहिए उसके पास जाता है, ट्रिप्लिकेट वाला जो कॉपी होता है वो जाता है अप्रूवर के पास फॉर अप्रूवल। ऐसे ही परचेस नहीं होता, परचेस को अप्रूव कराना भी जरूरी है, तो अप्रूवल के पास जाता है ट्रिप्लिकेट वाला कॉपी। नेक्स्ट, ये बेसिस बनता है फॉर प्रिपरेशन ऑफ परचेस बजट। इसी की मदद से परचेस रिक्विजिशन कितनी परचेस की रिक्वायरमेंट है उसी के हिसाब से हम परचेस बजट बनाएंगे, और हमको हेल्प करता है एक्चुअल रिक्वायरमेंट को बजटेड वन से कंपेयर करने में। नेक्स्ट, परचेस ऑर्डर कौन डालता है, परचेस डिपार्टमेंट डालता है सप्लायर के पास कि भाई हमको मटेरियल चाहिए, ये तुम सप्लाई कर दो। परचेस ऑर्डर इज अ रिक्वेस्ट मेड इन राइटिंग टू सिलेक्टेड सप्लायर को हम डालते हैं ये परचेस ऑर्डर, ताकि आप हमको डिलीवर करो गुड्स रिक्विजिट क्वालिटी के, क्वांटिटी के एज पर परचेस रिक्विजिशन, और प्राइजेस टर्म्स एंड कंडीशन एग्रीड अपॉन, ठीक है। तो परचेस ऑर्डर, हम ऑर्डर डाल रहे हैं किसके पास, हमारे सप्लायर के पास कि भाई देखो हमको इस पर्टिकुलर क्वालिटी का, क्वांटिटी का हमको दे दो, और इस पर्टिकुलर प्राइस में जैसा हमने एग्री किया था उसके हिसाब से। ये एक कमिटमेंट बनता है परचेसर के ऊपर। अगर हम मटेरियल खरीद रहे हैं ना तो हमारे पर ये कमिटमेंट है कि हमको ये मटेरियल को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। अगर हमारे हिसाब से मटेरियल आया, हमारे हिसाब का क्वांटिटी, हमारे हिसाब का क्वालिटी आया ना, तो हम उसको रिजेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि परचेस ऑर्डर हम ही ने डाला था, तो हमको वो एक्सेप्ट करना पड़ेगा, ठीक है। यूजुअली जो परचेस ऑर्डर है 5 कॉपी में बनता है। पहला जाता है सप्लायर के पास, दूसरा जाता है रिसीविंग या फिर स्टोर्स डिपार्टमेंट के पास, तीसरा जाता है ओरिजिनेटिंग डिपार्टमेंट, मतलब जिसने
ऑर्डर दिया था। नेक्स्ट जाता है अकाउंट्स डिपार्टमेंट के पास और तीसरा जाता है फाइलिंग के लिए। दस ऑल द कंसर्न डिपार्टमेंट विद मटेरियल, हम सबको इन्फॉर्म कर देते हैं कि भाई देखो ये मटेरियल खरीदा गया, इतने क्वांटिटी खरीदेगा। इससे क्या होता है, ईजियर हो जाता है फॉर एवरीवन टू फॉलो अप ऑन रिलेवेंट मैटर्स। नेक्स्ट आता है गुड्स रिसीव्ड कम इंस्पेक्शन नोट। अब सप्लायर हमको प्रोडक्ट पहुंचा दिया तो हम क्या करेंगे, गुड्स को रिसीव कर लेंगे और उसका इंस्पेक्शन करेंगे। स्टोर्स डिपार्टमेंट रिसीव करता है मटेरियल आफ्टर द गेट एंट्री। ये कंपेयर करता है क्वांटिटी को, क्वालिटी को, जैसा हमारे परचेज ऑर्डर में लिखा था उसके हिसाब से आया है कि नहीं। ये एक वैल्यूएबल डॉक्यूमेंट है क्योंकि इसी की मदद से ना अकाउंटिंग एंट्री बनती है स्टोर्स लेजर में कि मटेरियल रिसीव हो गया हमारे पास, ठीक है। ये डॉक्यूमेंट जो है क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट के पास जाता है ताकि उसकी मदद से वो इंस्पेक्शन कर सकें। ये पर्टिकुलर नोट की मदद से ही हम पेमेंट करते हैं, है ना। जब हमारे पास गुड्स रिसीव का इंस्पेक्शन नोट आ गया, उसी को देख के उसी के हिसाब से हम पेमेंट करते हैं टू द सप्लायर, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आता है मटेरियल ट्रांसफर नोट। मटेरियल ट्रांसफर नोट कब इशू होता है, जब एक बेकरी ने दूसरे बेकरी को ट्रांसफर किया था सामान, तब हम मटेरियल ट्रांसफर नोट इशू कर रहे थे, है ना। ये एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसकी मदद से एक डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट को प्रोडक्ट दे देता है, या फिर एक साइड से दूसरे साइड में ट्रांसफर हो जाता है मटेरियल, एक जॉब से दूसरे जॉब में ट्रांसफर किया जा सकता है मटेरियल, ठीक है। मटेरियल ट्रांसफर नोट की जरूरत कब कब पड़ती है, सबसे पहले तो जब नॉर्मल रिक्वेस्ट से डीले हो सकता है। समझ लो ये जो बेकरी बी है ना, वो अगर स्टोर से मंगाएगा तो उसको देर हो जाएगी, उसको अभी जल्दी रिक्वायर्ड है, तो वो क्या करेगा, बेकरी ए से ले लेगा, ठीक है। नेक्स्ट, जब दो जॉब्स साइड बाय साइड हो रही हैं, जैसे बेकरी ए और बेकरी बी आजू बाजू हैं, तो इन दैट केस ये दोनों तो एक दूसरे से सामान ले सकते हैं ना, क्योंकि एक ही ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आते हैं। जाके स्टोर से लेने से अच्छा हम क्या करेंगे, हम आजू बाजू में ट्रांसफर कर लेंगे, ठीक है। फ्रीक्वेंट शिफ्ट ऑफ मटेरियल में रिजल्ट इन वेस्टेज और ब्रेकेज। अगर हम बार बार ऐसे मटेरियल को ट्रांसफर करते रहेंगे ना, जैसे हमारा बेकरी ए को अभी ज्यादा मटेरियल मंगा लिया उसने, थोड़ा सा उसको वापस करना है स्टोर्स को, तो वो स्टोर्स को वापस किया, समझ लो। फिर उसके बाद बेकरी बी को चाहिए था तो वो वापस मंगा रहा है। इन दैट केस क्या हो रहा है, बिना मतलब का टाइम एक्स्ट्रा लग रहा है और क्या बोलते हैं वेस्टेज भी हो सकता है, कुछ सामान हमारा टूट फूट सकता है। इससे बेटर है कि अगर इसको रिक्वायरमेंट है बेकरी बी को तो वो बेकरी ए से ही ले लेगा। नेक्स्ट, पेरिशेबल नेचर का कोई प्रोडक्ट है, जैसे कि वेजिटेबल्स और फ्रूट्स। वेजिटेबल और फ्रूट्स अगर हमारे केक में लग रहे हैं तो केक के फ्रूट्स को मैं वापस भेजने की जगह अगर बेकरी बी में जरूरत है तो मैं वहां दे दूंगी। तो ये सारे कंडीशंस होते हैं जहां पे मटेरियल ट्रांसफर नोट की जरूरत पड़ती है। अब मटेरियल ट्रांसफर ना ऐसे ही नहीं होता है, उसके अंदर नोट बनता है, प्रॉपर साइनिंग वाइनिंग होती है। देखो कैसे होता है। ट्रांसफरिंग सुपरवाइजर जो है, मतलब जो ट्रांसफरिंग डिपार्टमेंट होगा, बेकरी ए जो हमारी ट्रांसफरिंग डिपार्टमेंट है, वो मटेरियल ट्रांसफर नोट बनाएगी और मटेरियल ये दोनों को ट्रांसफरी, मतलब जिसको वो मटेरियल दे रही है उसको ट्रांसफर करेगी। उसके बाद इसने बेकरी बी ने जब मटेरियल रिसीव कर लेगा, मटेरियल ट्रांसफर नोट रिसीव कर लेगा, तो उसके बाद मटेरियल ट्रांसफर नोट को साइन करके वो वापस भेज देगा इसके पास, बेकरी ए के पास। फिर बेकरी ए जो साइंड मटेरियल ट्रांसफर नोट है उसको कॉस्ट ऑफिस में दे देगा ताकि नेसेसरी एंट्रीज पास की जा सके, ठीक है। मूविंग टूवर्ड्स नेक्स्ट, दैट इज मटेरियल रिटर्न नोट। जब हम मटेरियल को रिटर्न करवाते हैं, जब हमने देख लिया कि यार मटेरियल हमारे टाइप का नहीं है, हम क्या करते हैं, उसको रिटर्न कर देते हैं सप्लायर को। मटेरियल रिटर्न करने के लिए मटेरियल रिटर्न नोट बनाया जाता है। अगर गुड्स रिसीव्ड कम इंस्पेक्शन नोट अभी तक नहीं बना है और मटेरियल हमको रिटर्न करना पड़ रहा है, इन दैट केस उसको कहीं भी नहीं रिकॉर्ड किया जाता, क्योंकि वो गुड्स रिसीव का इंस्पेक्शन नोट में रिकॉर्ड नहीं हुआ अभी तक। हमारे पास मटेरियल आ गया, हमने अभी उसको रिकॉर्ड नहीं किया, हमने इंस्पेक्शन से पता कर लिया कि भाई ये हमारे टाइप का नहीं है, हमने वापस भेज दिया। इन दैट केस वो ना गुड्स रिसीव्ड इंस्पेक्शन नोट में इशू होगा, मतलब शो होगा, ना ही वो स्टोर्स लेजर में शो होगा, ना ही कहीं और शो होगा। वो आया और वापस चले गया अपने आप, ठीक है। अगर हमने उसको गुड्स रिसीव्ड कम इंस्पेक्शन नोट में एक बार लिख दिया, इन दैट केस उसको स्टोर्स लेजर में वापस से हटाना पड़ेगा, ठीक है। देखो क्या हुआ होगा। सबसे पहला सिचुएशन, जब हमारे पास सप्लायर से मटेरियल आ गया स्टोर्स में, स्टोर्स वाले ने मटेरियल को बढ़िया से चेक कर लिया। चेक करने के बाद पता चला यार ये तो नहीं है हमारे लायक, अभी तक ना गुड्स रिसीव्ड कम इंस्पेक्शन नोट नहीं बना है। इन दैट केस ये क्या बोलेगा, डायरेक्ट मटेरियल ले जा भाई, हमने यहाँ पे रिकॉर्ड भी नहीं किया, हम स्टोर्स लेजर में भी रिकॉर्ड नहीं करेंगे, तू ले जा अपना मटेरियल वापस, ठीक है। अगर समझ लो सप्लायर ने मटेरियल भेज दिया, स्टोर्स ने मटेरियल चेक कर लिया, गुड्स रिसीव्ड कम इंस्पेक्शन नोट बन गया, उसके बाद हम रिटर्न कर रहे हैं, इन दैट केस हमने रिकॉर्ड कर दिया है तो अब उसको हटाना भी पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, स्टोर्स लेजर से माइनस करेंगे कि भाई देखो ये मटेरियल रिटर्न हो गया, तो रिटर्न करने के लिए हम उसको हमारे जो भी स्टॉक होगा उसमें से माइनस कर देंगे, ठीक है। ये चीज आपको यहाँ पे दी हुई है। तो मटेरियल रिटर्न नोट तभी बनता है जब हम गुड्स रिसीव्ड कम इंस्पेक्शन नोट बना चुके हैं। अगर गुड्स रिसीव्ड कम इंस्पेक्शन नोट ही नहीं बना है तो मटेरियल रिटर्न हो रहा है तो मटेरियल रिटर्न नोट भी नहीं बनता, ठीक है।
अब आते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे, दैट इज परचेस क्वांटिटी, कि हमको कितना मटेरियल परचेस करना चाहिए। तो बेचारा ना ये जो परचेस डिपार्टमेंट होता है ना, वो बहुत परेशान होता है कि कौन सी ऐसी एग्जैक्ट क्वांटिटी होगी जो मुझे खरीदनी चाहिए। जैसे प्रोड्यूसिंग डिपार्टमेंट वाला श्याम आके ये रामू को बोला कि भाई देख रामू, मेरे को ना 10,000 यूनिट्स चाहिए, तो तू 10,000 यूनिट्स लेके आ जाना। अब 10,000 यूनिट्स इसको ना मीन्स प्रोड्यूसिंग डिपार्टमेंट को पूरे साल भर में चाहिए। तो अब इसको डिसाइड करना पड़ेगा ना परचेसिंग डिपार्टमेंट को कि भाई पूरे साल भर का 10,000 यूनिट्स मैं एक बार में खरीद लूं कि पार्ट पार्ट में खरीदूं, थोड़ा सा 10,000 से ज्यादा खरीद के रखूं ताकि हमारे पास ज्यादा कमी ना पड़े, या फिर बहुत ज्यादा खरीद के रखूं। ये सब डिसाइड करने का काम किसका है? परचेसिंग डिपार्टमेंट का। तो रामू बोल रहा है यार तूने ये बता दिया कि तेरे को 10,000 की रिक्वायरमेंट है, ये भी बता दे कि मैं कितने कितने टाइम में कितना कितना मंगाऊं। तो ये श्याम बोल रहा है कि भाई देख, ये तेरा काम है, तू समझ, ठीक है, बिना मतलब का अपना काम भी हमसे मत करा, है ना। तो अब ये रामू हो गया बहुत ज्यादा परेशान। ये आया हमारे पास कॉस्ट अकाउंटेंट्स के पास कि भाई तुम बता दो कि मैं कौन सी ऐसी क्वांटिटी होगी जो खरीदूं जिससे सबकी रिक्वायरमेंट फुलफिल हो जाए। तो हमने बोला देख रामू, ऐसे ही मत खरीदना, तू ना ओवर स्टॉक करके मत रखना। मतलब 10,000 की रिक्वायरमेंट है तो तू 12,000 खरीद, तू 50,000 मत खरीद के रखना, ठीक है। नेक्स्ट, फिर उसके बाद ये भी ध्यान रखना कि जितना रिक्वायरमेंट है एटलीस्ट उतना तो फुलफिल हो जाए। प्लस 10,000 चाहिए पूरे साल भर में, तू एक बार में वो सब मत खरीद के रख लेना जिससे हमारा खर्चा बहुत ज्यादा बढ़ सकता है। तो तेरे को खर्चा भी कम करना है, तेरे को स्टॉक भी ज्यादा नहीं रखना है, प्लस तेरे को प्रोडक्शन की रिक्वायरमेंट को भी फुलफिल करना है। और उसके साथ साथ ये भी देखना कि पहले से कितनी क्वांटिटी ऑर्डर हो चुकी है, हमारे पास कितना फंड अवेलेबल है, हमारा बिजनेस साइकिल कैसा है। तो ये जो रामू है ना, वो बोल रहा है यार मैं आया था कॉस्ट अकाउंटेंट्स के पास कि तुम मेरी परेशानी दूर करोगे, पर तुमने तो मेरी परेशानी और बढ़ा दी, मेरे को और भी चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा। अब जो परचेसिंग डिपार्टमेंट है बहुत ज्यादा परेशानी में, वो बोल रहा है ऑर्गेनाइजेशन को कि अगर मैं ज्यादा खरीद लूंगा तो तुम बोलोगे कि भाई इन्वेंट्री का खर्चा बढ़ा दिया, भले ऑर्डरिंग का खर्चा कम किया तो क्या ही कम किया। इन्वेंट्री का खर्चा मतलब जो ये खरीद के लेके आएगा उसको रखने की जगह भी तो बनानी पड़ेगी, उसको साथ साथ उसको रखने का खर्चा, प्लस ये इन्वेंट्री ज्यादा है तो इन्वेंट्री खरीदने का खर्चा, प्लस इसके इंश्योरेंस का खर्चा, ये सब खर्चा बढ़ जाएगा अगर हम ज्यादा खरीद के लेके आ जाते हैं तो। प्लस ऑर्डरिंग का खर्चा कम हो जाएगा क्योंकि मेरे को बार बार ऑर्डर करने की जरूरत नहीं है, मैं थोड़े कम ऑर्डर्स प्लेस करूंगी। जैसे 10,000 यूनिट्स की रिक्वायरमेंट थी, मैं 2 ऑर्डर में पूरा लेके आ गई, तो इस केस में मैंने बहुत ज्यादा खरीद लिया है। भले इन्वेंट्री का खर्चा बढ़ रहा है लेकिन ऑर्डर का खर्चा 2 ही बार ऑर्डर करना पड़ रहा है तो ऑर्डरिंग का खर्चा कम हो रहा है। तो हमारा परचेसिंग डिपार्टमेंट बोल रहा है कि मैं ज्यादा खरीद लूंगा तो तुम बोलोगे कि तुमने इन्वेंट्री का खर्चा बढ़ा दिया, कैरिंग का खर्चा कम किया तो क्या ही, ऑर्डरिंग का खर्चा कम किया तो क्या ही कम किया। अगर मैं कम खरीद लूंगा तो तुम बोलोगे कि कैरिंग का खर्चा तो बढ़ा दिया तूने, इन्वेंट्री का कम किया तो क्या ही कम किया। तो वो ऑर्गेनाइजेशन को बोल रहा है कि भाई देख, तू बता दे कि तेरे को क्या चाहिए, मैं तेरे को ये दोनों नहीं चाहिए तो तेरे को क्या चाहिए। तो ऑर्गेनाइजेशन ने बोला कि रामू तेरे को समझ नहीं आ रहा है क्या देखने से कि भाई हमको ना ऑर्डरिंग का खर्चा भी कम चाहिए, हमको इन्वेंट्री का खर्चा भी कम चाहिए, तो तू ऐसी क्वांटिटी परचेस कर जिससे मेरा ऑर्डरिंग का खर्चा भी कम हो, मेरे इन्वेंट्री का खर्चा भी कम हो, ठीक है। तो ये जब रामू ने हमको बताया कॉस्ट अकाउंटेंट्स को, तो हमने बताया कि भाई देख यार क्या टेंशन लेता है तू, यू कैन यूज इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। ये क्वांटिटी ना तेरा ऑर्डरिंग का खर्चा भी कम कर देगी, तेरे कैरिंग का खर्चा भी कम कर देगी, ठीक है। जब हम कोई भी मटेरियल खरीदने जाते हैं तो उसमें हमको खरीदने का खर्चा, ऑर्डरिंग का खर्चा और कैरिंग का खर्चा ये पड़ता है। खरीदने का खर्चा मतलब जो मटेरियल का प्राइस है वो, फिर उसके बाद ऑर्डर का खर्चा मतलब उसको हमारे पास लेके आने का खर्चा, प्लस एक पर्टिकुलर एम्प्लॉय को हमको असाइन करना पड़ेगा लाने के लिए तो वो खर्चा, प्लस कैरिंग का खर्चा मतलब इन्वेंट्री को रखने का खर्चा। ये पूरा टोटल खर्चा बनता है मेरे किसी भी मटेरियल का, ठीक है। हम चाहते हैं कि हमारा जो ऑर्डरिंग और कैरिंग का खर्चा वो मिनिमम हो जाए, क्योंकि ये जो बाइंग कॉस्ट है वो हमारे ऊपर इतना डिपेंड नहीं करती, क्योंकि ये तो सप्लायर दे रहा है, सप्लायर जानेगा। हम ये 2 खर्चों को हम कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। तो अब कैसे किया जाए, इसके लिए हम इस्तेमाल करेंगे इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी का। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी का जो फॉर्मूला है ना, उसको इस्तेमाल करने के लिए हमको कुछ एजम्पशंस लेने पड़ते हैं। सबसे पहला, ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर और कैरिंग कॉस्ट हमको पता है, कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम। ऑर्डरिंग कॉस्ट हम पर ऑर्डर देखते हैं कि भाई हर एक बार जब मैं ऑर्डर करने जाऊंगी तो कितना ऑर्डरिंग कॉस्ट पड़ रहा है। कैरिंग कॉस्ट मतलब इन्वेंट्री का खर्चा हम पर यूनिट पर एनम देखते हैं कि हर एक यूनिट को मेरे को अगर रखना है स्टोर करके पूरे साल भर तो उसका खर्चा मेरे को कितना पड़ेगा, दैट इज कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम। ये दोनों हमको पता होने चाहिए, प्लस ये दोनों फिक्स्ड होने चाहिए। इसके साथ साथ हमको कितना मटेरियल रिक्वायर्ड होगा टोटल में, मतलब एनुअली मेरे को कितना मटेरियल रिक्वायर्ड होगा वो मेरे को पता होना चाहिए। इसके साथ साथ मेरा कॉस्ट पर यूनिट
पर यूनिट कॉस्ट जो मेरा सप्लायर चार्ज करने वाला है वो खर्चा भी कंस्टेंट होना चाहिए, पूरे साल भर में बार बार चेंज नहीं होना चाहिए, प्लस ये मेरे को अच्छे से पता होना चाहिए। नेक्स्ट, क्वांटिटी ऑफ मटेरियल ऑर्डर्ड इज इमीडिएटली अवेलेबल। ऐसा नहीं कि मैंने आज ऑर्डर किया तो वो कल आएगा, जब मैंने ऑर्डर किया तभी मेरे को वो अवेलेबल हो जाएगा, ये समझ के हम ये यूज करने वाले हैं। ठीक है, देखो फेमस मैथमेटिशियन विल्सन ने हमको एक फॉर्मूला दिया जिसकी मदद से हम ये सारे एजम्पशंस को ध्यान में रखते हुए ये फॉर्मूला को अगर इस्तेमाल करते हैं तो हमको पता चल जाती है ऐसी कौन सी क्वांटिटी होगी जिसमें मेरा ऑर्डरिंग का खर्चा भी कम होगा और कैरिंग का भी खर्चा कम होगा। ये क्या करता है पता है ये फॉर्मूला, उसको समझने के लिए हम ये चार्ट देखते हैं। देखो हमारे पास यहाँ पे हमको कॉस्ट डिनोट किया हुआ है, यहाँ पे हमको क्वांटिटीज दी हुई है कि कितनी क्वांटिटीज हम परचेस करेंगे एक बार में। ठीक है, अब देखो मैं जितनी ज़्यादा क्वांटिटीज परचेस करूंगी एक बार में उतना ज़्यादा मेरा खर्चा कम होते जाएगा, पर मैं जितनी ज़्यादा क्वांटिटी एक बार में परचेस करूंगी जितने ज़्यादा होते जाएंगे उतना ज़्यादा मेरा कैरिंग का खर्चा बढ़ते जाएगा। कैसे होता है ये, इसको समझने के लिए हम ले लेते हैं कि भाई हमको 10,000 यूनिट्स टोटल खरीदने हैं, मेरे एनुअल डिमांड है। इसको मैं अगर 10 यूनिट्स एक बार में खरीद रही हूँ मतलब मेरे को कितने ऑर्डर्स प्लेस करने पड़ेंगे, 100 ऑर्डर्स प्लेस करने पड़ेंगे। 100 ऑर्डर्स प्लेस कर रही हूँ अगर मैं, तो 100 ऑर्डर्स का मेरा ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा, उनको लाने का खर्चा, उसके लिए एक एम्प्लॉय रखने का खर्चा, ये सब खर्चा जो है बहुत ज़्यादा होगा। मतलब मैं कम यूनिट्स ऑर्डर कर रही हूँ तो मेरा ऑर्डरिंग का खर्चा ज़्यादा है। अगर मैं इसको 100 यूनिट्स कर दूँ, एक बार में मैं 100 यूनिट्स ऑर्डर करती हूँ तो मेरे को सिर्फ 10 बार ऑर्डर करना पड़ेगा। 10 बार ऑर्डर प्लेस करूंगी, इन दैट केस खर्चा कम हो जाएगा ऑर्डरिंग का, है ना। अगर मैं सिर्फ एक बार ऑर्डर प्लेस करूँ, पूरे 1000 यूनिट्स एक बार में मंगा लूँ तो और खर्चा कम हो जाएगा ऑर्डरिंग का। लेकिन इसके जस्ट अपोजिट रिएक्ट करता है हमारा कैरिंग कॉस्ट। कैरिंग कॉस्ट बोलता है कि भाई 1000 यूनिट्स तुमको खरीदने हैं ना, अगर तुम 10 यूनिट्स एक बार में खरीद करके रखोगे मतलब तुमको सिर्फ इन्वेंट्री 10 यूनिट्स की मेंटेन करनी है, उससे ज़्यादा तुमको मेंटेन नहीं करनी पड़ेगी, तो उस केस में तुम्हारा खर्चा कम होगा। अगर तुम 100 यूनिट्स एक बार में खरीदते हो तो इन दैट केस 100 यूनिट्स की इन्वेंट्री मेंटेन करनी पड़ेगी तो खर्चा और बढ़ जाएगा। 1000 यूनिट्स की इन्वेंट्री मेंटेन करनी पड़ेगी तो और खर्चा बढ़ जाएगा। इसीलिए दोनों अलग अलग रिएक्ट करते हैं। ठीक है, ये कम होता है इन्वेंट्री बढ़ने से, कॉस्ट क्वांटिटी बढ़ने से, और ये ज्यादा होता है जब क्वांटिटी बढ़ती है तो। ठीक है, अब इन दोनों के बीच में ये दोनों एक जगह आके मैच हो जाते हैं। ये जो मैच वाला पॉइंट होता है वो हमारा इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी बनता है। मतलब एक ऐसी सिचुएशन जहां पे कैरिंग कॉस्ट और ऑर्डरिंग कॉस्ट सेम है, वो जगह मेरे लिए क्या बनेगी, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी के लिए मेरे को कैरिंग का खर्चा इक्वल करना पड़ेगा मेरे ऑर्डरिंग के खर्चे से, है ना। तो देखो कैरिंग का खर्चा क्या होता है, कैसे निकालते हैं हम, ये समझना बहुत जरूरी है। फॉर्मूला भले हमारे पास दिया हुआ है पर क्वेश्चंस ना ज्यादा ये डेरिवेशन के ऊपर बनते हैं। ठीक है, देखो कैरिंग का खर्चा हम कैसे निकालेंगे। कैरिंग का खर्चा निकालने के लिए ना हमको सबसे पहले तो इन्वेंट्री का खर्चा चाहिए पर यूनिट पर एनम। हमने पहले ही एजम्पशन में देख लिया कि भाई हमको इन्वेंट्री का खर्चा पर यूनिट पर एनम तो पता होना ही चाहिए। अब मेरे को पर यूनिट का इन्वेंट्री का खर्चा पता है तो मैं अगर इसको मल्टीप्लाई कर दूं, मेरे को कितने यूनिट्स आ रहे हैं हर एक बैच में, तो मेरे को इन्वेंट्री का खर्चा पता चल जाएगा। पर एक बात बताओ, क्या जो बैच में मेरे पास यूनिट्स आ रहे हैं ये पूरे के पूरे यूनिट्स मेरे को पर एनम बेसिस में मेंटेन करने पड़ रहे हैं क्या? ये पूरे यूनिट्स मतलब मैं जितने मंगा रही हूँ उसको सिर्फ इन्वेंट्री में रखते जा रही हूँ? नहीं, हम मंगाई इसलिए रहे हैं ताकि हम प्रोडक्शन कर सकें, है ना। तो ये जो इन्वेंट्री है मीन्स ये जो प्रोडक्ट है हमारे पास उसको हम यूज करते जाएंगे, ये जो यूनिट्स हैं उनको हम यूज करते जाएंगे विद टाइम। कितना यूज करेंगे हर एक सिचुएशन में अलग अलग हो सकता है, इसीलिए हम ये एज्यूम करते हैं कि भाई 50% यूज हो गया, सिर्फ 50% हम इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इसको क्या करूंगी मैं डिवाइड कर दूंगी बाय 2। ठीक है, ऑर्डरिंग का खर्चा क्या होगा? ऑर्डरिंग का खर्चा होता है मेरे पर ऑर्डर का कॉस्ट। पहली बात तो ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर, है ना। हमने एजम्पशन में देख लिया कि भाई हमको ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर पता होना चाहिए। जब मैं इसको नंबर ऑफ ऑर्डर से मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरे को पता चल जाएगा कि भाई कितना ऑर्डरिंग का कॉस्ट लग रहा है। पर मेरे पास नंबर ऑफ ऑर्डर्स डायरेक्टली अवेलेबल नहीं होता, हमको इसको निकालना पड़ता है। तो मेरे पास एनुअल डिमांड होगी, मेरे को एनुअली 1000 यूनिट्स चाहिए। मैं एक बार में कितने यूनिट्स ऑर्डर करने वाली हूँ? 100 यूनिट्स ऑर्डर करने वाली हूँ, तो ये यूनिट पर बैच से मैं डिवाइड कर दूंगी, है ना। तो अगर मेरे को पता है कि 1000 यूनिट्स मेरे को चाहिए, मैं एक बार में 100 यूनिट्स ऑर्डर करने वाली हूँ, तो मैं कितने बार ऑर्डर प्लेस करूंगी? 10 ऑर्डर्स प्लेस करूंगी। ईजी है, तो वही चीज हमने यहाँ पे की है। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ दिस वी कैन डराइव द फॉर्मूला। देखो मैं क्या करूंगी, मैं पहले यूनिट्स पर बैच को मल्टीप्लाई कर दूंगी, तो मेरे पास यूनिट्स पर बैच स्क्वायर हो जाएगा। ये इन्वेंट्री का खर्चा मैं इधर ले जाऊंगी, ये 2 को भी मैं इधर ले जाऊंगी, तो मेरे पास क्या आ रहा है देखो, यूनिट्स पर बैच स्क्वायर इज इक्वल टू ऑर्डरिंग का खर्चा पर ऑर्डर मल्टीप्लाइड बाय एनुअल डिमांड
एंड मल्टीप्लाई बाय दिस 2 डिवाइडेड बाय इन्वेंट्री का कॉस्ट पर यूनिट पर एनम, इन्वेंट्री कॉस्ट पर यूनिट पर एनम। अब ये जो स्क्वायर लगा है, स्क्वायर को हटाने के लिए मैं उधर रूट लगाऊंगी, तो यूनिट्स पर बैच को ना हम लिखते हैं इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, ठीक है। तो मैं यहाँ लिखूंगी इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी इज इक्वल टू, ये जो 2 है वो उधर जाके क्या बन जा रहा है, रूट बन जा रहा है, तो रूट बन के 2 मल्टीप्लाइड बाय ऑर्डरिंग का कॉस्ट पर ऑर्डर को मैं लिखूंगी O, एनुअल डिमांड को मैं लिखूंगी A, अपॉन इन्वेंट्री कॉस्ट पर यूनिट पर एनम को मैं लिखूंगी C, दैट इज कैरिंग कॉस्ट। C से कैरिंग कॉस्ट डिनोट होता है, ठीक है। तो हमारे पास फॉर्मूला बन गया √2AO अपॉन C। इजी था। अब ये जो डेरिवेशन है ना, इसके ऊपर भी क्वेश्चन है, तो वो भी हम देखेंगे। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं विथ हमारे MCQs जो एग्जाम में पूछे गए। एट द इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी लेवल द फॉलोइंग इज ट्रू। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी लेवल में क्या होता है, ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट इक्वल होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट इज इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी हमने पढ़ लिया इन डिटेल, आप लिख सकते हैं, और उसके एजम्पशंस पूछे हैं। 5 मार्क्स का क्वेश्चन था, आप इजिली इनको लिख सकते हैं। मूविंग टूवर्ड्स आवर प्रैक्टिकल क्वेश्चन, एनुअल डिमांड फॉर एन आइटम इज 3200 की हमारी एनुअल डिमांड है। लिखते जाते हैं फटाफट, ठीक है। एनुअल डिमांड नोट होती है A से, मेरे पास ये है 3200 की। नेक्स्ट, यूनिट कॉस्ट है मेरा 6, है ना। किसका यूनिट कॉस्ट, मतलब प्रोडक्ट का यूनिट कॉस्ट। यूनिट कॉस्ट है हमारा 6 पर यूनिट, ठीक है। इन्वेंट्री का खर्चा बोला है 25%। इन्वेंट्री का खर्चा 25% क्यों दिया है, पर एनम बेसिस में दिया है, वो तो अच्छी बात है, पर ये हमको इन्वेंट्री का खर्चा नंबर्स में दिया होना चाहिए था, है ना। तो ये हम निकालेंगे, इन्वेंट्री कैरिंग चार्जेस हमारे पास 25% दिए। 25% जो है ना पर यूनिट के बेसिस में होगा, तो मैं यूनिट्स के ऊपर चार्ज कर दूंगी। 25% मल्टीप्लाइड बाय 6 का 25% इज इक्वल टू 1.5, ठीक है। इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट मेरा आ गया पर यूनिट बेसिस में, पर यूनिट पर एनम बेसिस में। नेक्स्ट मेरे को दिया हुआ है प्रोक्यूरमेंट, मतलब ऑर्डरिंग का खर्चा 150, ऑर्डरिंग 150, ठीक है। अब मेरे को निकालने बोला EOQ, तो मैं EOQ इजीली निकाल सकती हूँ। फॉर्मूले में पुट करना है मेरे को बस 2AO अपॉन C, जहाँ पे मेरे पास A दिया हुआ है 3200, मेरे पास ऑर्डरिंग दिया हुआ है 150, मेरे पास कैरिंग दिया हुआ है 1.5, ठीक है। इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो आपके पास आ जाएंगे 800 यूनिट्स। ये बन गया मेरा इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, इसके बाद देखो क्या पूछा है। इसके बाद मेरे से पूछा नंबर ऑफ ऑर्डर्स पर ईयर। ये तो हमने कितने बार निकालना सीख लिया कि कितने ऑर्डर्स हुएंगे, कैसे निकालेंगे बताओ। अभी मैंने बताया था आपको, बताओ जल्दी। हम क्या करते हैं, हम लेते हैं एनुअल डिमांड, मेरी एनुअल डिमांड है 3200, और मैं एक बार में कितने ऑर्डर्स करने वाली हूँ, 800 यूनिट्स ऑर्डर करने वाली हूँ। तो ये मेरे पास आ जाएगा 4 ऑर्डर्स, 4 ऑर्डर्स मेरे को प्लेस करने पड़ेंगे। अब ये पूछ रहा है मेरे से टाइम बिटवीन 2 कंसेक्यूटिव ऑर्डर्स, 2 ऑर्डर्स के बीच में कितना टाइम होगा। तो देखो मेरे पास टोटल 12 महीने, क्योंकि मैं एनुअली देख रही हूँ सारी चीजें। मैं इसको डिवाइड करूंगी कितने ऑर्डर्स में प्लेस करने वाली हूँ, दैट इज 4 इज इक्वल टू 3 मंथ्स का मेरा गैप रहने वाला है। यहाँ पे हर एक ऑर्डर के बीच में 3 मंथ्स का गैप रहेगा अप्रॉक्स, ठीक है। आई होप क्लैरिटी आई हो, आपको चीजें समझ आई हो। इजी था ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे डेरिवेशन के ऊपर है, इलस्ट्रेशन नंबर 16, जो दिसंबर 2017 में 8 मार्क्स का पूछा भी गया है, ठीक है। देखो, from the following particulars with respect to a particular item of material of a manufacturing company, calculate the best quantity to order. कौन सी ऐसी क्वांटिटी होगी जो हमको खरीदना हमारे लिए अच्छा होगा। देखो हमारे पास अलग अलग क्वांटिटीज दी हुई हैं, अलग अलग क्वांटिटीज का अलग अलग प्राइस दिया हुआ है। देखो हमारा जो एजम्पशन हमने देखा था EOQ वाले फॉर्मूले का, 2AO अपॉन C वाले फॉर्मूले का एजम्पशन ही ये था कि भाई हमारा प्राइस जो है वो फिक्स्ड होना चाहिए। पर यहाँ पे देखो अगर क्वांटिटी हम बदल रहे हैं तो प्राइस बदलते जा रहा है। मतलब मैं EOQ का जो फॉर्मूला है ना, √2AO अपॉन C नहीं इस्तेमाल कर सकती। मेरे को ऑर्डरिंग कॉस्ट, कैरिंग कॉस्ट का अलग अलग खर्चा निकालना पड़ेगा, जैसा हमने डेरिवेशन में सीखा, ठीक है। इसके बाद एनुअल डिमांड दिया हुआ है मेरे को 4000 टन। स्टॉक होल्डिंग कॉस्ट है मेरा 20% ऑफ मटेरियल कॉस्ट पर आना। डिलीवरी कॉस्ट मतलब ऑर्डरिंग कॉस्ट है मेरा 6, ठीक है। तो अब देखो, अब हम ना यहाँ पे अलग अलग क्वांटिटीज हमको लेना है। सबसे पहले लेस देन 250 बोला है, तो मैं 200 यहाँ पे ले रही हूँ। 250 से 800 के बीच लेने बोला है, तो जो मिनिमम क्वांटिटीज हैं उनको हम यहाँ पे ले रहे हैं, ठीक है। फिर उसके बाद हमारे पास प्राइजेस दिए हुए हैं, तो प्राइस को हम यहाँ पे डिनोट कर लेते हैं। सबसे पहले प्राइस पर यूनिट मेरे पास यहाँ पे 6 रुपये पड़ेगा मेरे को, यहाँ 5.9, यहाँ 5.8, यहाँ पे 5.7 और यहाँ पे 5.6, ठीक है। फिर उसके बाद आएगी मेरी एनुअल डिमांड। एनुअल डिमांड मेरे को कितना है,
एनुअल डिमांड है मेरा 4000, ये तो हर जगह सेम ही रहेगा, एनुअल चेंज नहीं हो रहा है। हमारे कितने कितने क्वांटिटीज हमको ऑर्डर करने चाहिए एक बार में, वो चेंज होंगे, है ना। अब देखो हम इनको नाम भी दे देते हैं, ये है हमारा ए, ये बी, ये सी, ठीक है। अब इसके बाद सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, सबसे पहले हम इन्वेंट्री का खर्चा निकालेंगे। तो इन्वेंट्री का खर्चा पर यूनिट बेसिस में कितना है वो देख लेते हैं। इन्वेंट्री कॉस्ट पर यूनिट कैसे निकलेगा, जब ये पर यूनिट का जो प्राइस है मेरा, उसको मैं मल्टीप्लाई कर दूंगी मेरे इन्वेंट्री के परसेंटेज से, दैट इज 20%, तो मेरे को पता चल जाएगा। तो 6 का 20% अगर मैं निकालूँ तो 1.2, 5.9 का निकालें तो 1.18, नेक्स्ट 1.16, मैंने क्या किया, इसका 20% में निकाल रही हूँ, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे आ रहा है 1.14 एंड लास्ट मेरे पास आ रहा है 1.12, ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद इन्वेंट्री का मेरा पर यूनिट खर्चा पता चला है मेरे को, मैं इन्वेंट्री का टोटल खर्चा भी पता कर लेती हूँ यहाँ पे, टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट, ठीक है। इन्वेंट्री का खर्चा निकालने के लिए मेरे को क्या देखना पड़ेगा, मेरे को देखना पड़ेगा मेरा पर यूनिट इन्वेंट्री का खर्चा कितना पड़ रहा है, प्लस मैं एक बार के बैच में कितने ऑर्डर्स कर रही हूँ। तो मैं क्या करूंगी, डी मल्टीप्लाइड बाय ए, और उसको हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं बाय 2, है ना। तो अब मैं कर रही हूँ यहाँ पे डी मल्टीप्लाइड बाय ए डिवाइडेड बाय 2, दैट इज इक्वल टू, ये मेरे पास आएगा 120। मैंने क्या किया, 1.2 को मल्टीप्लाई किया 200 से और डिवाइड किया 2 से, ठीक है। सेम चीज हम यहाँ फॉलो करेंगे तो 147.5 आएगा, 464, 1140 एंड 2240। यहाँ से आप देख सकते हो, देखो जैसे जैसे मेरा ऑर्डर्स की क्वांटिटी बढ़ती जा रही है वैसे वैसे मेरा खर्चा बढ़ते जा रहा है इन्वेंट्री का, है ना। नेक्स्ट इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हम लेंगे नंबर ऑफ ऑर्डर्स। अब ऑर्डर्स का निकालना है हमको, तो मेरे को कितने ऑर्डर्स प्लेस करने हैं सबसे पहले वो निकाल लेती हूँ। ये कैसे निकलेगा, जब मैं एनुअल डिमांड को मेरी ऑर्डरिंग क्वांटिटी से डिवाइड करती हूँ, मतलब सी को जब मैं ए से डिवाइड करती हूँ तो मेरे पास आ जाएगा कि भाई मेरे को कितने ऑर्डर्स प्लेस करने की जरूरत है। यहाँ पे आ जाएगा 4200 में ऑर्डर कर रही हूँ एक बार में, 4000 में को ऑर्डर करना है, मतलब 4000 डिवाइडेड बाय 200, दैट इज इक्वल टू 20 ऑर्डर्स प्लेस करने पड़ेंगे। यहाँ पे 16, यहाँ पे 5, यहाँ पे 2 एंड यहाँ पे 1, ठीक है। अब देखेंगे हम ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर मेरा कितना है, ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर। जैसे मैं टेबल में बराबर से बना रही हूँ ना, वैसे ही आपको बनाना है अपने एग्जाम्स में भी। इसमें टेबल में प्रेजेंटेशन देना बहुत ज़रूरी है। 6 रुपीज़ मेरे को पर ऑर्डर पड़ रहा है, तो पर ऑर्डर तो मेरा प्राइस सेम ही रहेगा हर जगह, है ना। अब मैं निकालूंगी टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट। टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट कैसे निकलेगा, मेरे पास कितने ऑर्डर्स हैं मल्टीप्लाइड बाय ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर। तो मैं क्या कर रही हूँ, एफ मल्टीप्लाइड बाय जी, एफ मल्टीप्लाइड बाय जी, दैट इज इक्वल टू, ये आ रहा है 120, 96, 30, 12 एंड 6। देखो ये खर्चा मेरे जैसे जैसे क्वांटिटीज बढ़ रही हैं, मेरी जैसे जैसे क्वांटिटी और बैच की बढ़ते जा रही है वैसे वैसे ये खर्चा मेरा कम होते जा रहा है, ठीक है। ऑर्डरिंग का खर्चा जैसे जैसे क्वांटिटी बढ़ती है वैसे वैसे कम होते जाता है। नाउ मेरे को ऑर्डरिंग का खर्चा पता चल गया, मेरे को इन्वेंट्री का खर्चा पता चल गया। अब मैं देखूंगी मेरा परचेस करने का कितना खर्चा है, मतलब जो मैं क्वांटिटीज खरीद रही हूँ उनका क्या प्राइस पड़ रहा है मेरे को, ठीक है, प्राइस ऑफ मटेरियल, ठीक है। तो मेरे को ना यहाँ पे 6 रुपीज़ पड़ रहा है, मेरे को टोटल चाहिए 4000 यूनिट्स। तो मैं क्या करूँगी, बी मल्टीप्लाइड बाय सी कर रही हूँ, तो यहाँ पे आ रहा है 24,000। यहाँ पे हम देखेंगे 5.9 चार्ज हो रहा है 4000 यूनिट्स के ऊपर, तो ये हो गया मेरा 23,600। नेक्स्ट मेरे पास आ रहा है 23,200, 22,800 एंड लास्ट 22,400, ठीक है। तो ये मैंने प्राइजेस निकाल लिए। अब मेरे पास सारे खर्चे आ गए। मेरे जो खर्चे बनते हैं, पहला इन्वेंट्री का खर्चा, दूसरा कैरिंग का खर्चा, तीसरा मटेरियल का खर्चा। तो मैं अब टोटल खर्चा आराम से निकाल सकती हूँ। अब मैं निकाल रही हूँ टोटल कॉस्ट। कैसे आएगा टोटल कॉस्ट, इन्वेंट्री का खर्चा दैट इज ई, प्लस ऑर्डरिंग का खर्चा टोटल वाला एच, प्लस आई दैट इज प्राइस ऑफ मटेरियल। इन सबको हम टोटल कर देंगे, है ना। तो यहाँ पे देखो 120 प्लस 120 प्लस 24,000 दैट इज इक्वल टू 24,240। नेक्स्ट 23,843.5 आएगा। नेक्स्ट आएगा 23,694। नेक्स्ट हमारे पास आएगा 23,952 एंड लास्ट 24,646, ठीक है। तो मैंने क्या किया, मैंने सब केसेस का टोटल खर्चा निकाल लिया, क्योंकि यहाँ पे हम इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी का फॉर्मूला 2AO/C इस्तेमाल नहीं कर सकते थे, क्योंकि हर एक सिचुएशन में प्राइजेस अलग थी, इसीलिए हमने ये पूरा फॉर्मेट बनाया उसका, ठीक है। अब देखो कौन सा सबसे कम खर्चा पड़ रहा है हमारे लिए, कौन सा सबसे कम खर्चीला है हमारे लिए। तो हमारे लिए ये जो 800
पर बैच ऑर्डर करने वाला सिचुएशन है वो सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल है। तो ये हो गया हमारा आंसर सॉल्व। आई होप क्लैरिटी हुई आई हो आपको। इसी के साथ हमारी आज की क्लास होती है खत्म। कल के क्लास में हम कोशिश करेंगे कि मटेरियल कॉस्ट को पूरा खत्म कर दें। ठीक है, टिल देन हैप्पी लर्निंग।